फोन उठाइए और मुफ्त में बच्चों की सेहत से मुताल्लिक मालूमात पाइए। कराची में आगा खान हॉस्पिटल ने वालिदैन के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। बहादुरी और हिम्मत की मिसाल। शौहर की वफात के बाद लाहौर की खातून ने ठेला लगाया। तपती धूप में रोजगार कमाने वाली सायरा सुल्तान की कहानी आज हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज जरा आगाज में सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर एक गैर सियासी सा जायजा भी आपके सामने रख लेते हैं। बात यह है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनके हो गए जनाब पूरे 2 साल मुकम्मल। कारकर्दगी क्या रही, रिपोर्ट्स क्या है, बड़े वाक़यात और अहम कामयाबियाँ, इस सब का जायज़ा लेना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों साथ साथ चले हैं। अगर रोज़गार का, भूख का, सेहत का क्राइसिस था तो वो कोरोना से पहले भी था, कोरोना के दरमियान भी रहा और अभी भी एक बैटल है कि जो जारी है। क्या ये सारे के सारे मामलात ऐसे बने हैं कि हम कह सके कि अब जो है ना वो पिच पर ये लोग जम गए और अब जो है ना स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज है वो जमकर खेल रहा है, स्ट्रोक पर स्ट्रोक लगा रहा है और जितने सारे चैलेंजेस हैं उसको अगर मैं यॉर्कर्स समझ लूँ कि मुश्किल हालात की यॉर्कर्स हैं, उनको हजम करते हुए और उनको देव मार 4.5 करते हुए हम जो है ना वो स्कोर अच्छा बना रहे, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं या नहीं? क्या हम आज इसका जायजा ले रहे हैं? एग्जैक्टली जायजा लेंगे 2 साल में हमारी हुकूमत ने क्या किया। जायजा रिपोर्ट हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेश की। क्या है वो रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। 2 साल पहले जब इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान बने, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। हजारों अरब के कर्जे सूद समेत लौटाने थे। पाकिस्तान से मजीद माली ताउन के लिए आलमी एतमाद का शदीद फुकदान था। ये इमरान खान का किरदार था कि जिस पर भरोसा किया गया। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ कर्जे दिए बल्कि इजहार यकजहती भी किया। उन्हें यकीन था कि इमरान खान माली करप्शन नहीं करेंगे। यूं पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और मईशत का पहिया चल पड़ा। हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। दूसरा अहम वाक़या और उसमें कामयाबी हिंदुस्तान की जारहियत का सामना था। बालाकोट में न सिर्फ भारत को शिकस्त का सामना हुआ बल्कि पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई पर जिल्लत से 2 चार होना पड़ा। मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी थी कि जिसके सबब दिल्ली सरकार की बड़ी जगहसाई हुई। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तीसरा अहम कारनामा अफगानिस्तान पॉलिसी है। इमरान खान मसला अफगानिस्तान के गैर फौजी हल पर जोर देते रहे और दुनिया ने तस्लीम किया कि यही वाहिद हल है। पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी के सबब खित्ते में भारत की तन्हाई बढ़ती चली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने होशमंदी से हालात का तज्जिया किया और कामयाबी से इस बुहरान का सामना किया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद की गई, सेहत की सहूलियात मुहैया की गई। इसके अलावा बेघर अफराद के लिए पनागाहों का इंतजाम इस हुकूमत का मुनफरिद कारनामा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए शजरकारी की मुल्क गिर मुहिम में भी इस हुकूमत की दिलचस्पी काबिले तहसीन है। तो इस सब के बाद भी जनाब ये भी हो रहा है कि कप्तान क्रीज पर जम चुका है। ये कहा जा रहा है कि अब वो जम चुके हैं क्रीज पर, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि खेल रहे हैं, खेलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे हुए तो वफाकी वजीर असद उमर ने मुखालिफिन को ललकारा। कहा इमरान खान सोलो प्लेयर नहीं लेकिन साथ चलने के लिए किसी को एनआरओ भी नहीं देंगे। तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है, कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं, अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। दूसरा इल्जाम क्या है, इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तमाम इदारों को साथ लेकर चले कोविड के क्राइसिस के अंदर, इसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती।
उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए। एक मुल्क उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से जीता जा सकता है। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाज़ेह, ज़हन में कोई शक नहीं है, कोई इब्हाम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जोर तरीन तबकात हैं उनकी मदद करना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। और 2 साल सिर्फ हुकूमत को नहीं हुए, ऑपोजिशन को भी हुए हैं। काम सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना होता, काम कुछ ऑपोजिशन को भी करना होता है। अच्छी हुकूमत के साथ अच्छी ऑपोजिशन भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा ऑपोजिशन की बात करते हैं कि ऑपोजिशन ने क्या किया और ऑपोजिशन गवर्नमेंट की इस कारकर्दगी को किस निगाह से देखते हैं। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, आपने समा के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, गुज़श्ता रोज़ असद उमर साहब का बयान अगर उसकी हम बात कर लें, ही इज़ कॉन्फिडेंट टू से दिस कि लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, वफाकी हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, असद उमर साहब माजी में ऐसी बातें करते रहे हैं जो उनको फिर उनके ऊपर यू टर्न्स करने पड़ते हैं। तो उन्होंने जो जब ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त जो बातें करते थे कि हम जी ये पेट्रोलियम लेवी क्यों डलता है, ऑयल प्राइसेस पर टैक्स क्यों लगता है, तो आज वही चीज़ें हो रही हैं। जब ये कोविड को ओवरसी कर रहे थे तो उस वक्त भी वो जो बातें करते थे कि पाकिस्तान में ट्रैफिक के हादसे से ज़्यादा लोगों की अमवात होती है, बड़ी इनसेंसिटिव बातें। फिर उन्होंने IMF के साथ जो नेगोशिएशन कर रहे थे तो कभी एक दिन कहते थे हम IMF के पास जा रहे हैं, एक दिन कहते थे हम IMF के पास नहीं जा रहे, फिर तीसरे दिन फिर कहते थे हम जा रहे हैं, फिर चौथे दिन कहते थे हम नहीं जा रहे। तो असद उमर साहब की जो बातें हैं उनको हम ज़्यादा इतना वो खुद भी शायद अपनी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। और लंबी इनिंग्स जो है वो तो सिर्फ खुदा ही डिटर्मिन करता है कि किसकी कितनी इनिंग्स हो, लेकिन जो इनका सियासत का तरीक़ेकार है और गेम के जो उसूल हैं, किसी भी गेम होती है तो उसके उसूल होते हैं। तो जो उसूल सियासत के हैं उन उसूलों की उन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं। अगर इसको अगर कोई गेम भी होती है तो उसमें भी दोनों साइड्स को लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, दोनों को इक्वल टर्फ होता है जिसपे वो उन प्रिंसिपल्स पर वो गेम खेली जाती है। लेकिन इन्होंने तो ऑपोजिशन के शुरू से ही हाथ और पैर बांध दिए हैं। लेकिन देखिए, मसला ये है कि इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट 2 साल की है, इनका इक़्तिदार फ़िलहाल 2 साल का है। आप लोग जो है ना वो काफ़ी टाइम गुजार के जा चुके हैं, इसीलिए आपके ऊपर तनकीद है, इसीलिए आप लोगों से भी सवाल है। ये 5 साल करें, ये 2 साल की जायज़ा रिपोर्ट पेश करें हर सूरत में। अब सिर्फ असद उमर साहब नहीं है, अगर हम वज़ीर इत्तलात साहब को भी देख लें, उनकी बात भी देख लें, वो नाम ले नहीं ले तनकीद वो ज़रूर करते हैं। और ये बात बिल्कुल बजा तौर पर कहते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि आप लोग मफादात की सियासत कर रहे हैं। क्या ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत कर रही है? क्योंकि अपने टेन्योर में आप लोगों ने वैसे काम नहीं किया जैसे आपको करना चाहिए था। देखिए, ऑपोजिशन के क्या मफादात होते हैं? ऑपोजिशन के पास हुकूमत होती है, ऑपोजिशन के पास कोई फंड्स होते हैं। हमारे पास हम जो है इस मुल्क के ज़मीर की आवाज़ है, और जो तबाहकारियाँ इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि हर शोबे में सियासत आप देख लें, इदारे आप देख लें, आप मईशत आप देख लें, फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जहाँ जिस शोबे की बात करते हैं वहाँ उन्होंने इस किस्म का नुकसान दिलवाया है जो माजी में हमने नहीं देखा, और इस नुकसान को ही सालों लग जाएंगे ठीक करने में। आप देख लें फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल किया है इन्होंने, कश्मीर का क्या, इसमें मेरे कौन से मफादात हैं? अगर मैं इनको तनकीद करती हूँ कि कश्मीर का सौदा इन्होंने किया है, दुनिया कह रही कश्मीरियों की आवाज आप सुन लें, तो ये मेरा कौन सा इसमें मफाद है? अगर मैं कह रही हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि पार्लियामेंट को उन्होंने कमजोर किया है, तो मेरा मफाद कौन सा हो सकता है माँ सवा इसके कि मैं एक जमहूरी वर्कर हूँ। हमारी जमात, मेरी जो ट्रेनिंग है शेख जुल्फकार अली भुट्टो की, कि आपको आइन की पासदारी करनी है, आपको आइनी इदारों की पासदारी करनी है, माँ सिवा इसकी मेरा कौन सा मफाद होता है?
मफादात तो हुकूमत की जमात के होते हैं, इनके इर्द गिर्द ATM के मफादात हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस वक्त खोखला करके रख दिया है और उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। PIA का मैम इक़्तिदार में आप लोगों ने कुछ किया होता तो वो नहीं कहते ना आपको। सालों में PIA की इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इन्होंने एक बयान से इन्होंने PIA की तबाही कर दी। हमारे पायलट्स की इन्होंने तस्लील की है, एक नेशनल कैरियर की उन्होंने दुनिया भर में उसको उन्होंने गंदा किया, खुद इन्होंने किया। अच्छा नफीसा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम काम की बात करते हैं और स्पेशली हम कराची की बात करते हैं तो ज़ाहिर है बल्दियाती निज़ाम की तरफ देखा जाता है, लेकिन ऐसे में मेयर कराची साहब ये कहते हैं कि जब भी उन्हें रिलीफ मिला, जब भी उन्हें फंड्स मिले, इख्तियारात मिले, काम करने का कहा गया या काम करने के हवाले से बात हुई, तो वो कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया और फिर उन्होंने काम किया, फिर डिलीवर किया। सिंध हुकूमत ने कभी सपोर्ट नहीं किया, मे इट बी फंड्स और व्हाटएवर। देखिए पैसे तो इनको लौटाने थे, वो कहाँ गए इनके मुराद सईद साहब जो कहते थे 200 अरब डॉलर लेके आके पता नहीं किसके मुंह के तमाचे पे मारेंगे, वो कहाँ गए? पावर्स तो इनके पास है। शहजादा अकबर साहब जो इनके अपने एसेट्स हैं स्पेन में, उनको कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल थे एसेट रिकवरी यूनिट के, करे रिकवर। जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको उन्होंने एमनेस्टियां दी हुई हैं क्योंकि वो अभी इनके ATM बने हुए हैं, इनके इर्द गिर्द के ATMs को उन्होंने एमनेस्टीज दी हैं। नफीसा शाह साहिबा अब मैं चाह रहा था कि आप मुतालिक प्लीज हमें बताती हैं। अब चलिए मैं सिंध से मुतालिक पूछ लेता हूँ कि सिंध खास तौर पर जब हम कराची की बात करते हैं, पूरे सिंध की अगर हम बात कर लेते हैं, जो रिसेंट एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद हमें तो ये लग रहा था कि चीजें अब हल की तरफ जाएंगी, लेकिन कंफ्यूजन फैलती जा रही है, जो बयानात सामने आ रहे हैं, मुझे प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चली जा रही हैं सबके बाद में। देखिए एक तो फिलफौर जो हमारे पूरी पाकिस्तान ने देखा है कि एक एयरपोर्ट की छत जो है वो ऐसे गिर रही है जैसे बारिश। मैम अपने सूबे में आ जाएं। की बारिश, फॉल्स सीलिंग की छतें टपक रही हैं। ठीक है, एक कमेटी वहां बना दे। एक हमने BRT में जो 2 रिपोर्ट्स देखी हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक BRT में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जहां 20 अरब एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं और 7 अरब की किकबैक्स की बातें हो रही हैं। एक कमीशन उसके ऊपर बना दें, एक सिर्फ बोजदार के ऊपर कमीशन बना दें और या कमेटी बना दें। तो आप ये सारी कमेटियां बना दें तो कराची की भी फिर हम देख लेंगे उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कराची को एक बहाना बनाकर आप अपना धोस जमाए एक सूबाई हुकूमत के ऊपर, जिसके ऊपर वो सारे आईनी अख्तियारात हैं जो पाकिस्तान के आइन उनको जो गारंटी करती है उस सूबे को। ये नहीं हो सकता कि आप ये ब्लैकमेल करके झूठे मोटे कवानीन के हवाले देकर आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करके आप एक सूबे को एक तसलसल से कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव डालें। आप दबाव नहीं डाल सकते। आप अपनी पहले देखें कि कराची में आपकी अपनी कमिटमेंट क्या है। कराची की तो आप बात करते हैं 160 अरब की जो आपने कमिटमेंट की थी वो पूरी करें। हमारे 3 मंसूबे हैं जो वफाक और सूबे शराकत से, आप शराकत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप ताउन की बात कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो ताउन का आगाज आप करें तो 160 अरब रुपए आप दें, उसमें बेशक आप कमेटी बना लें और उस कमेटी के तहत वो अखराजात हो। फिर आप S3 और K4 के प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल करवाएं। आप ग्रीन लाइन जो है वो मुकम्मल करवाएं। ये तो वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए। इनमें आपने कितनी पेशरफ्त की? शाह साहिबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही थी। जो बातें, जो जिन मामलात की तरफ आप निशानदेही आपकी है ना, जो आप कोट कर रही हैं कराची के लिए, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिन मामलात को आप उठा रही हैं कि जो PTI के लिए प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, वो भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सिंध की, जब शुएब आपसे बात पूछ रहे हैं कराची की, जब कराची का शहरी आपसे पूछ रहा है, तो प्लीज़ फिर कराची के बारे में बताइए, काम करके दिखाइए। अच्छा, ये इतने इल्ज़ामात क्यों कर लग रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं, यही तनकीद तो PMLN पर भी होती है, और इसलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि आप मुख्तलिफ अदवार में बड़े लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को संभालते रहे। तो आप अब तक क्या करते रहे? और जब आपने इतने सालों में कुछ नहीं किया, तो इन 2 सालों में आप कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि PTI वो सब कुछ कर दिखाए? भले उन्होंने कोई भी दावे किए हो, आप अपने आप को देख करके भी बात कर सकते हैं। बहरहाल
पीपल्स पार्टी की राय, उनकी सोच हमने आपके सामने रखी। नून लीग की बात करते हैं, हुकूमती कारकर्दगी और नून लीग आगे करने क्या चाह रही है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि मामलात जो है ना वो थोड़े से ऑपोजिशन के चार्ज अप होंगे कल की डेवलपमेंट के बाद में। लगता है ऐसे ही है ना? लगता है ऐसे ही है। नून लीग का मौक़िफ़ शामिल कर लेते हैं। बड़ा दिलचस्प, हमने एक जुमला इसके ऊपर कहीं पर पढ़ा। जी। किसी ने कहा, ये मुकालमा है, किसी ने कहा लो जी मौलाना चले गए, जवाब मिला अरे कब तक को। तो तीसरे शख्स ने कहा आना जाना तो लगा रहता है। फिलहाल तलहाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुकालमा होने से कर लेते हैं, आना जाना इनका किधर है आजकल। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि आ नहीं रहे, बल्कि चले ही गए हैं, नज़र नहीं आ रहे आते हुए। बट एनीवेज सियासत है, यू नेवर नो कल को क्या हो जाए। तलहाल चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप लोगों ने माजी में हुकूमत की है, वफाक में भी की है, पंजाब में भी की है, इसलिए सवाल बनता है कि आप लोगों ने क्या किया था जब अब आप सवाल करते हैं हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत जितनी भी नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, उनका मलबा आप पर डालती है, पीपल्स पार्टी पर डालती है। बहरहाल मुझे बताइएगा, 2 साल हो गए हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि उनका जो मकसद है वो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। वो ये कहते हैं कि पावर लाइज टू यू, यानी वो अवाम को कहते हैं कि अवाम के पास ताकत है। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, आपको क्या लगता है आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई, कितनी बेहतर बनाई जा रही है, रिलीफ कितना मिला है आम आदमी को? आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो ज़रा पूछ तो लें। चीनी 50 रुपए की जो है वो अब सेंचुरी मुकम्मल कर सकी, 1.10 पर पहुंच चुकी है। इससे क्या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनी है? आटा जो 30 रुपए का था वो 70 रुपए का है, क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनी है? वो महंगाई जो 2 से 3% थी आज 10 से 15% है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनी। बिजली गैस के बिल 2 गुना जो हुए, उससे आम आदमी की ज़िंदगी पर जो फ़र्क पड़ा है ये तो वही बता सकता है। खान साहब की जद्दोजहद जो थी वो कुर्सी के लिए थी, कुर्सी के लिए जो जद्दोजहद है वो उन्होंने यकीनन कामयाबी से एक साजिश से हासिल कर ली है। आम आदमी के साथ तो इस दौर में जो कुछ हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं मांग रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा बदकिस्मत दिन था जिस दिन ये तब्दीली और खान साहब उन पर मुसल्लत किए गए थे। आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी की रोटी जो है, रोज़ी जो है वो छीन ली गई है इस तब्दीली के नाम पर। और काश आप ये कैमरे लेकर किसी गली मोहल्ले से आम आदमी की ज़िंदगी का पूछें जाकर, और फिर सुने कि वो कौन किस अंदाज में बात करते हैं इस तब्दीली के बारे में और इमरान खान के बारे में। आम आदमी की ज़िंदगी उसी तरह मुतासर हुई है जिस तरह पाकिस्तान का नाम मुतासर हुआ है, उसकी इकॉनमी मुतासर हुई, पाकिस्तान के हर शोबे में ज़िंदगी में जो चीज़ें मुतासर हुई हैं, आम आदमी उससे भी ज़्यादा मुतासर हुआ है। तलाल चौधरी साहब, आम आदमी पहले दिन से रो रहा है, गुज़श्ता 20 साल से रो रहा है, गुज़श्ता 30 साल से रो रहा है। आम आदमी का मसला वही है, उसकी रोज़ी रोटी, उसका ठंडा चूल्हा वहीं का वहीं है। अब आप ज़रा मुझे ये सारी की सारी बातें सामने रखते हुए, ज़रा जहन में माजी और हाल दोनों को रखते हुए बात कीजिए, और साथ में मुझे ये भी बताइए, असद उमर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान सबको साथ लेकर चलेंगे लेकिन NRO किसी को नहीं देंगे, तो ऑपोजिशन कोई ख्वाब ना देखे। किस मामले पर NRO चाहिए है ऑपोजिशन को? वो क्यों कहते हैं इस तरह की बात बार बार? NRO तो दिया गया जी। NRO अलीमा बाजी को मिला, अलीम खान को मिला, जहांगीर तरीन को मिला, NRO खुसरो बुख्तियार को मिला, NRO दवाई स्कैंडल में कियानी को मिला, NRO इनके वजीरे सनत को मिला, NRO उस वजीर भी खुद, ठेकेदार भी खुद। NRO तो पेट्रोल माफिया को मिला, NRO चीनी माफिया को मिला, NRO आटा माफिया को मिला, NRO हर उस माफिया को मिला जिसने खान साहब की जेब गर्म की थी, उनका किचन चलाया था, उनको घर का खर्चा दिया, उनको उनका ज़ाती जेब खर्च दिया, उनकी पार्टी चलाई, उनको जहाज़ दिए। हर आदमी को NRO मिला है। तो असद उमर साहब, NRO जिनको मिला है वो आपके दाएं और बाएं बैठे हैं और NRO देने वालों में शामिल हैं। आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, आप उन मुजरमों में शामिल हैं जिसने गरीब से चीनी और आटा छीना है। सो NRO इस वक्त खान साहब और उनकी टीम को ज़रूर मिला हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये इसकी अब आखिरी कुछ ओवरें चल रही हैं, उसके बाद ये NRO भी ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला
इनके एहतसाब का दिन आएगा। ठीक, ये बताइएगा तलाल चौधरी साहब, एपीसी से मुताल्लिक सोच क्या है पीएमएलएन की? बिकॉज पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है आपकी पार्टी को लेकर, वो कहते हैं अपनी एपीसी बुलाएंगे, अलग एपीसी बुलाएंगे, लेकिन ख़बरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हिदायत दी हैं पार्टी को अलग एपीसी की, इनकी तरफ से अलग एपीसी बुलाए जाने के लिए और जारहाना अंदाज अपनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब बड़े क्लियर हैं। जब शुरू में एक जॉइंट अपोजिशन का इजलास हुआ और फजलुर रहमान साहब ने जबकि इब्तदा में ये इलेक्शंस हुए तो राब्ता किया, तो मियां साहब ने उस वक़्त ये ज़रूर कहा था कि इस तब्दीली को कुछ टाइम दें और ताकि ये हर आने वाले दिन पर ये एक्सपोज हो सके। सो 2 साल गुजरने के बाद एक अच्छा भला टाइम दे दिया गया। अब तब्दीली मुकम्मल तौर पर उसकी असल हालत में लोगों के सामने आ गई है। उसके जो भरम था वो उठ गया है, उससे पर्दा उठ गया है। अब तो आपने देख लिया तब्दीली, आम आदमी जो कुछ वर्गलाए गए थे पाकिस्तानी तब्दीली के नाम पर, वो भी अब इन्हें सलवातें सुना रहे हैं। सो तब्दीली जो है वो एक लोगों के लिए अजाब बन चुकी है। मियां नवाज शरीफ यकीनन अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ होता है। वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ पहले भी जो बने हैं उसी वजह से आज ज़ेरे ताब हैं, उसी वजह से उनको निशाना बनाया गया। मगर वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ इसी तरह बने रहेंगे और वो समझते हैं कि अब तब्दीली का एक एक दिन लोगों पर भारी है। यकीनन अपोजिशन की तरफ ही लोगों की तवज्जो है, अपोजिशन को ही रोल प्ले करना है, अपोजिशन ही उम्मीदों का मरकज़ है और मियां नवाज शरीफ ही उम्मीदों का मरकज़ है। तो यकीनन मियां नवाज शरीफ की हदायत जो है पार्टी उस पर अमल करेगी और अब वक़्त आ गया है कि क्रीज से बाहर निकलने के, खेलने का और इस तब्दीली को घर भेजने। तलाल साहब, अभी थोड़ा सा कुछ ही दिन गुजरे इस बात को, मरियम नवाज साहबा की पेशी थी, तो जो माहौल बना था उसके बाद में ये तनकीद की गई कि ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने निकली थी, लेकिन वो चल रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो अब ये बताइए, इस तनकीद पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप, क्या रिस्पॉन्स देंगे? बड़ा ही मुज़ायका खेज़ बात है। इनको जब कोई बात नहीं मिलती तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के बातें करना शुरू कर देते हैं। किस दिन आपने देखा है, पहले तो मैं 30 साल से सुन रहा हूँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का इख्तलाफ है। मैंने तो शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के एक कदम पीछे चलते देखा है। मरियम नवाज साहबा ने मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफा किया है, उनके लोगों की आवाज़ बनी है वो, और उस पर जो फ़ायदा है मुस्लिम लीग नून को हुआ है जिसके सदर शहबाज साहब है। सो ये बातें जो हैं बड़ी छोटी बातें हैं। इनसे ये तो पूछें कभी कि बुज़दार की कारकर्दगी क्या है, आटा और चीनी का बहरान क्यों है, और इनसे ये तो पूछे कि गरीब की रोजी रोटी क्यों छिनी है। इनसे इनका ये काम नहीं बनता कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात और अपने से क्या सराइयाँ करते रहे। आपका ये काम नहीं है भाई, आपका काम लोगों को रोटी रोजी देना है। आपका काम वो जो आप वादे करके आए थे वो पूरे करने हैं। जब आपसे बात कोई होती नहीं, क्योंकि आपके पास तो बात करने को नहीं, क्या बात करेंगे। 73 साल का जो हमारा पुराना दोस्त सऊदिया, वो अब हमसे रूठ चुका है। पाकिस्तान का वो मामला जिस पाकिस्तान वाले रोटी के बगैर रह सकते हैं, कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते थे, कश्मीर चला गया। तो उसके बाद देख लें, यानी जितने कर्जे 70 साल में लिए थे उससे आधे कर्जे जो हैं वो 1.5 साल में ले लिए। आज वो जो चीनी 73 साल में 50 से 55 रुपए तक पहुंची थी, माशाल्लाह खान साहब के 2 साल में वो 110 रुपए की हुई है। आटा 73 साल में 30 से 35 रुपए का था, इनके सिर्फ 2 साल में वो 70 रुपए का हुआ है। इसी तरह बिजली और गैस के बिल हैं। सो खान साहब ने क्या कहते हैं जो कारकर्दगी है उस पर तो वो बात कर नहीं सकते। तो इसीलिए कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये मामला नहीं। मरियम नवाज लोगों की आवाज़ है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। और ये आप जो भी कह लें, मरियम नवाज साहिबा इस पार्टी के लिए काम करती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी जो है ये इसी तरह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में चलती रहेगी। शुक्रिया चौधरी साहब, आप साथ मौजूद थे।
अब हुकूमती कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम आप सवाल ऑपोजिशन से कर रहे थे कि उनकी सोच क्या है। एंकर पर्सन अली हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली गुड मॉर्निंग। अली, असद उमर साहब ने क्लियर किया कि इमरान खान साहब लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस लंबी इनिंग्स में वाकई अवाम की बेहतरी के लिए बहुत स्टेप्स लिए जाएंगे, बिकॉज जिस तरह उससे पहले तलाल चौधरी साहब बात कर रहे थे, नफीसा शाह साहब बात कर रही थी, और जो चीनी की बात, आटे की बात, आम आदमी के मसाइल की बात, जिस तरह वो कहते हैं कि वो हल नहीं हुए, वो मसाइल बड़े हैं। आपकी राय क्या है, तज्जिया क्या है इन 2 सालों को देखते हुए, इस कारकर्दगी को देखते हुए, कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? देखिए, जो इनिंग्स की बात है, लंबी इनिंग्स की बात है, इमरान खान साहब खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेली उन्होंने, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्रिकेट का, लेकिन इतना पता है कि अगर आप लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, मगर अगर आप रन्स नहीं बना रहे हैं तो आपका टीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। खाली क्रीज पे खड़े रहने से कुछ नहीं होता, आपको रन्स स्कोर करने हैं, जिससे बाकायदा फिर आपकी टीम जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ेगी। तो अब इमरान खान साहब ने कह दिया जनाब कि वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं, उसमें आवाम को क्या डिलीवर करेंगे। आप देखते हैं कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, इन 2 सालों में क्या डिलीवर किया, क्या इन 2 सालों में आप आवाम को जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज थी वो डिलीवर कर पाए। कल 208 सफ़ों का एक उन्होंने पर्चा जारी किया कि जी हमने ये भी दिया, हमने वो भी किया, मतलब इनमें करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया और हमने जो है वो कर्जे वापस किए। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक नहीं है। आवाम क्या सुनना चाह रही थी, वो चाहती थी कि आप बताते कि देखें जी हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम की, लेकिन नहीं, आपके दौर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। आपने कहते जनाब हम ग्रोथ रेट को चले बेहतर नहीं कर सके तो मुस्तहकम कर लिया, लेकिन नहीं, आपका ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है। और ये मैं कोविड-19 से पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 तो अब आया ना, उससे पहले माइनस में जा रहा था हमारा। उसके बाद आप कहते जनाब हमने पॉवर्टी एलिवेशन की है, ऐसा नहीं हुआ। आपके जब आप आए तो गुर्बत में इजाफा हुआ, कई मजीद लोग, कई लाख लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। फिर आप कहते जी हमने उसके लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे नौकरी ले लूँ आपकी, आज आपको मैं फायर कर दूँ किसी भी शख्स को, नौकरी लेने के बाद मैं कहूँ अच्छा भाई तू ऐसा कर, मैं तुझे महीने की 2-3-4 हज़ार रुपये इमदाद दिया करूँगा हर महीने, ये मेरा एहसास है, तुम मेरा मुझे एहसास है तुम्हारा और ये मेरा एहसास प्रोग्राम है। ऐसे नहीं होता है किसी को। मैं से देखिए, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर ये खैरात हो गई ना। किसी को खैरात देने से उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती, किसी को खैरात देने से उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती। अच्छा देखिए, क्रिकेट के बारे में मुझे भी बहुत कम पता है, जैसे अली आपकी मालूमात कम है वैसे ही मेरी मालूमात भी कम है, लेकिन एक बात है ना जो हम तीनों समझते हैं, और वो ये कि सिर्फ विकेट नहीं बचानी होती, आगे भी बढ़ना होता है, स्कोर भी करना होता है। अब ज़रा मुझे ये बताइए, वैसे तो असद उमर साहब ने बहुत कुछ कह दिया ना, लेकिन ये जो एक बात वो करते हैं कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पर सेट हो चुका है, वाकई सेट हो चुका है, और ये जो ख्याल है लोगों का, वैसे तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी ऑपोजिशन टफ टाइम्स ही झेल रही है, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि ये एक टफ टाइम ही की तरफ इशारा है, ये जुमला, ये स्टेटमेंट? देखिए जी, ऑपोजिशन का जो टफ टाइम चल रहा है ना, उसमें कप्तान का कोई इतना किरदार नहीं है, वो ऑपोजिशन के अपने मसाइल हैं। क्योंकि देखिए, आपने पिछले 30-35 साल में इतने स्केलेटन्स हैं आपकी क्लोजेट में, आपको इमरान खान अगर कुछ भी ना करे और इदारे अपना काम करें, जो मेरे ख्याल कर भी रहे हैं, नैब कर रहा है, तो ऑपोजिशन को सांस नहीं आएगा, ऑपोजिशन ही नहीं कर पाएगी। इमरान खान ने ऑपोजिशन इसलिए की और अच्छी ऑपोजिशन की, इमरान खान की कमर पे कोई बोझ नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे इमरान खान के साथ जो आज हैं कि उनके ऊपर पुराने करप्शन के केसेस चल रहे हो। हाँ, अगर कल को इमरान खान ऑपोजिशन में जाते हैं तो ही विल बी हैविंग अ टफ टाइम, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कुछ होगा। मौजूदा ऑपोजिशन जो है ना, वो अब अपने ऊपर जो टफ टाइम उस पर आया हुआ है, वो उनके अपने करतूतों की वजह से आया हुआ है। आप देखें, इनमें से कोई ऑपोजिशन कर ही नहीं पा रहा, हर किसी को तो केसेस है, हर किसी ने अपने अपने दौर में ऐसे ऐसे खांचे मारे हुए हैं, उन पर उनके इल्जामात हैं। इमरान खान साहब अगर के जुमला के जी वो टिक गए हैं, तो मैं नहीं समझता ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ऐसी गलतियां करती है, ऑपोजिशन को बड़ी आसानी से मौका मिल जाता है। अगर आज ये लोग चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, अपने बयानात देने बंद कर दें, ऑपोजिशन तरसती फिरे कि हम किस चीज़ पर, किस बात पे ऑपोजिशन करें, फिर कारकर्दगी पर इतने सवालात उठते हैं, ऑपोजिशन को वहाँ मौका मिल जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन परेशान होगी इस बात पे कि इमरान खान टिक गए, और टिकना भी क्या, मतलब 10 से 11 वोटों की आपकी बढ़तरी है, उस पर क्या टिकना।
आज अगर अपोजिशन थोड़ी सी कोशिश करे, जो कि वो नहीं कर रही है और वो मसलहतन नहीं कर रही, वो चाह रही है कि अपनी कारकर्दगी की वजह से अवाम में गैर मकबूल हो, पंजाब में थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हुकूमत तो रहती नहीं है इनकी, तो अपोजिशन को इतना बड़ा मसला नहीं है। वो लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे गामजन है। हाँ, उनके अपने मसाइल इतने ज़्यादा है, वो वहाँ पर मसरूफ़ है, उनको है कि पहले वो उनसे निमट लिया जाए, बाद में ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलें पैदा करना अपोजिशन के लिए कोई इतना आसान काम वैसे है नहीं। अली हैदर, थैंक यू सो वेरी मच। उम्दा और करारा तज्जिया आपका, सिलसिले में हमारे साथ बात कर रहे थे। बहरहाल अब ज़रा आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें बात करनी पड़ेगी सोने के दाम की, क्योंकि पहले तो कोरोना था तो इसीलिए पब्लिक गैदरिंग्स बंद थी, तो यूँ लगता था कि शादी का सीज़न यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा, लेकिन अब SOPs के साथ में सब कुछ खुलने लगा है। प्रॉब्लम ये है कि सोने के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका असर सराफा बाज़ारों पर कुछ ऐसा पड़ा है कि यहाँ पर ख़रीदार भूले से आता है, वीरानी सी छाई हुई है। इसी सब के ऊपर हमें अपडेट करेंगे उस्मान सिद्दीक फैसलाबाद से। वो खासो आम की सोने की डिमांड दुल्हा और दुल्हन दोनों के ख़ानदान की, मगर सोने पर चढ़े महंगाई के पक्के रंगों ने इसके बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को हलकान कर रखा है। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। शादी के मीठे लड्डू में महंगा सोना कड़वाहट घोलने लगा। सदियों पुराने रवाज का महंगाई ने गला घोंट दिया। फैसलाबाद के सराफा बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों ने नींदें उड़ा दी। रेल बाजार में बनी 500 से जायद गोल्ड शॉप्स पर ग्राहकों की मंदी। शादियों के सीजन में माला माल गोल्ड के व्यापारी अब ग्राहकों के मुंतजिर हैं। एक रेट में इजाफा आ गया, दूसरा जितनी कुछ जमा पूंजी थी लोगों के पास वो इन छुट्टियों में वो खा बैठे हैं। पहले सीज़न में कोई ना कोई 100, 70, 80 मतलब तोले का ट्रांजैक्शन होती थी सीज़न में एक शॉप की, अब वो 5 तोले तक भी नहीं है। हमारा जद्दी पुश्ती ये कारोबार था, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। सराफा बाजार के 40,000 कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने ले ली है। शादी करनी है बच्चों की, सोना बहुत महंगा हो गया, मेरी पहुंच से बाहर है, मैं उसके खर्चात पूरे नहीं कर सकता। अपने आप को समझाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है कि वो आर्टिफिशियल पहन के वो मुतमिन कर दी, मैंने आर्टिफिशियल वो ज्वेलरी पहन ली है। एक अंदाजे के मुताबिक फैसलाबाद में गुज़िश्ता बरस 3 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत का सोना फरोख्त हुआ, जबकि रवां बरस इसके मुकाबले में सिर्फ 5% ही कारोबार हो सका। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। बहुत परेशानियां हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ कोई खबर, कोई किरदार, कोई कहानी हमारे पास ऐसी भी आती है जो बड़ी उम्मीदें, बड़ा हौसला देकर चली जाती है। मैं बड़ी उम्मीदों वाले, बड़े हौसले वाले की बात कर रही हूँ। आपने सुना होगा, ज़रा न हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। ऐसा ही कुछ है जनाब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से कराएंगे कि जिनकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। ख्वाब देखा और फिर उसकी ताबीर मिल गई। इसीलिए कहते हैं ख्वाब जरूर देखना चाहिए। और इसमें एक और एंगल भी है, क्या? जब आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो तो फिर भी कामयाबी आपको मिल जाती है, क्योंकि इस कामयाबी में उनके दोस्त का बहुत अहम किरदार है। कैसे मोटिवेशन थी या फिर क्या था? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल था किरण के। जब इन्होंने शेयर किया कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ मॉडल, तो उन्होंने इनकी एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पर और साथ लिखा, अगर किसी कंपनी को मॉडल चाहिए तो ही इज द मैन यू कैन हायर। और उसके बाद से किरण इनको फिर बहुत सारे कहना चाहिए कॉन्टेक्ट किया गया बहुत सारी कंपनीज की तरफ से, और फिर इनको बाकायदा तौर पर मॉडलिंग की ऑफर हो गई। निकल पड़ी, एग्जैक्टली चल पड़ी, दौड़ पड़ी। एग्जैक्टली 4 साल पहले मोहम्मद वकास गए थे सऊदी अरब एज ए कारपेंटर, लेकिन देखिए शौक था, पहले से सोच रखा था, उसकी ख्वाहिश का इजहार किया और फिर कैसे जिंदगी बदली, कुछ हमने बताया, कुछ उनसे पूछते हैं। वकास, वेलकम टू नया दिन। थोड़ा सा प्लीज बताइएगा, आप सऊदी अरब गए, आप कारपेंटर थे वहां पर, और उसके बाद अचानक से आपको मॉडलिंग की ऑफर आती है, ये सफर कैसा स्टार्ट हुआ है, इसका प्लीज शेयर कीजिएगा। कारपेंटर से मॉडलिंग, ये तो मेरा शुरू से एक ड्रीम था जो पाकिस्तान में पूरा नहीं कर सका, तो इधर सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा चांस मिला। एक मेरा दोस्त था फोटोग्राफर,
तो मैंने उसको पिक्चर एक्टिंग करते हुए देखा, तो मैंने अपनी विश का इजहार किया उससे। तो उसने मेरी पिक्चर ली, ट्विटर में डाली और अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख लोगों ने देखी, तकरीबन 50,000 लाइक आई इसमें। तो इस तरह फिर वो वायरल हो गई तस्वीर ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, इवन न्यूज़ चैनल आए इधर, मेरे इंटरव्यूज हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं, ये बात पूरी तरह से मुझे बताएं ना, क्योंकि देखें आप तो आप बड़ा ना फैल के खुश होके बैठे हुए हैं, ये सब कुछ दोस्त की वजह से हुए। वो मुझे पूरा किस्सा बताइए आप, कैसे आपने उनसे क्या कहा था, फिर उन्होंने कैसे कैसे आपको हेल्प की, सिर्फ एक पिक्चर लेके ट्वीट कर दी, वो सारा कुछ बताएं ना मुझे थोड़ा तफसील के साथ में। जी, इधर एक मेरा सोती दोस्त था, उसका नाम फैसल है। तो वो बहुत एक अच्छा फोटोग्राफर है। तो उससे मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो उसका एक और दोस्त था, उसका नाम अब्दुल अजीज है, वो इधर स्टार है सऊदी अरब में। तो उसने मेरी पिक्चर ट्विटर में शेयर की, तो उसके बाद मेरी तस्वीर वायरल हुई। जबरदस्त दोस्त हों तो ऐसे। वकास, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 4 साल पहले गालिबन आप सऊदी अरब गए थे, थोड़ा सा उससे मुतालिक बताएं। इन 4 सालों में आपकी सऊदी अरब में क्या मसरूफियात रही? ज़ाहिर है आप एज कारपेंटर वहाँ पर थे, थोड़ा सा वो भी शेयर कीजिएगा। जी, तकरीबन सऊदी अरब में 4 साल कबल आया था और तब से मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ। अब देखिए, मेहनत तो हर शोबे में बहुत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो आप मॉडल बन गए, तो अब का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फैमिली का क्या कहना है? उनको ये बात कितनी पसंद आई, या फिर किसी ने कोई एतराज़ भी किया? सपोर्ट कितना किया? पहले तो घर वालों को मालूम नहीं था, तो जब मेरा वो न्यूज़ में आया, न्यूज़ चैनल में देखा घर वालों ने, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया फैमिली। ओके, अच्छा वकास, ज़ाहिर है कुछ साल आप वहाँ पर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा जनरली बताइएगा दायरे गैर की ज़िंदगी से मुताल्लिक, कि वहाँ पर जब पाकिस्तान से और मुल्कों से लोग जाते हैं मज़दूरी की तलाश में, एक तो वो कितना कठिन सफ़र होता है, और साथ में जिस तरह आप हैं, आपका एक शौक़ था, बचपन से ख्वाहिश थी मॉडलिंग, और वो आपके अब स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह पूरी होगी जितना आप इस करियर में आगे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई काम के साथ साथ एज़ शौक़ के तौर पर करना चाह रहे हैं मॉडलिंग को, ऐसा शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये बैलेंस करना है इसको बाहर किसी और मुल्क में, अपने मुल्क से दूर, कितना मुश्किल ये टास्क होता है? टास्क तो बहुत मुश्किल है। तो ये अल्लाह की बहुत करम नवाजी है मुझ पे, ये अल्लाह का खास करम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, वरना ज्यादातर आपने देखा कि जो इंसान की ख्वाहिश होती है वो दिल में रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने आप को फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं इंशाल्लाह इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। वकास, चले जल्दी से मुझे ज़रा ये बताइए, अब क्या आपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच के रखा है, क्या करना चाहते हैं, कोई ऑफर्स हैं तो वो भी बताएं। अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह मॉडलिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 5 कंपनी के साथ मेरा इधर एग्रीमेंट हो चुका है। वाह वाह वाह। तो इंशाल्लाह अभी मजीद काम बढ़ रहा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है आगे। इंशाल्लाह अभी तो काम कंटिन्यू जारी है। विश यू गुड लक, अच्छा सफ़र रहे आपका आने वाला भी। हम बिल्कुल आपके करियर के ऊपर, आपके नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन इस वक्त हम ज़रा बात करेंगे अपने हीरो की और आजकल के हीरो की। पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट ड्रामा आर्टिस्ट हैं ना, जो स्टार्स हैं, वो भी किसी स्टार के दीवाने हैं। मैं अर्तुगरुल की बात कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं, सिविल अवार्ड के लिए नामजद है हुमायूं सईद, और वो भी पूरा सीज़न बहुत शौक से देख चुके हैं। और अर्तुगरुल गाजी को तो वो देखते ही हैं, वो जो किरदार उन्होंने उसमें निभाया ना, जिस हीरो ने, वो उनको भी खासा पसंद करते हैं। तो कल कुछ हुआ यूँ कि मोहम्मद शोएब मुझसे कहने लगे कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं भी साथ चली जाती। बहरहाल वो गए, उन्होंने जाके देखा भी, एक तकरीब का वो हिस्सा बने, और फिर उसके बाद में उन्होंने यूं करके एक अपॉर्चुनिटी अवेल की, और वो कैसे उन्होंने हुमायूं सईद से गपशप लगाई। चलिए मैं और आप मिलकर देखते हैं क्या क्या बात हुई है। हुमायूं सईद इज़ विद अस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नॉमिनेट हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है।
बहुत ज़बरदस्त काम करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तानी पसंद करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जिस तरह कुछ देर पहले एनकिन ने भी कहा कि टर्की में भी पसंद किया जाता है पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम हमारे भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। सबसे पहले तो सॉरी, कांग्रेचुलेशंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट होना, हाउ गुड इज़ दैट? यार मेरे ख्याल से जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन 14 अगस्त था, और 14 अगस्त की खुशी के साथ साथ मेरे लिए वो दिन यादगार हो गया जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने कभी जब भी मुझे कोई अवार्ड मिला है मैंने हमेशा ये कहा है कि आई थिंक क्रेडिट दूसरों को जाता है, काम पे जाता है, सबको जाता है, लेकिन अगर इतना बड़ा आपको अवार्ड मिले तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा इन 20 सालों में जो मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी। मुझे बहुत खुशी है, और बस अल्लाह करे मैं इसी तरह बेहतर से बेहतर काम करता रहूँ। अच्छा हमारे भाई, अर्तुगरुल ड्रामा जिस तरह पाकिस्तान में पसंद किया गया, अब क्या हमारी इंडस्ट्री भी सोच रही है इस्लामिक हिस्ट्री पे मज़ीद ड्रामे बनाने से मुताल्लिक? देखिए जी, अगर नहीं सोच रही तो सोचना चाहिए और बनाने चाहिए हमें भी। पहले हमारे यहाँ ड्रामे बनते थे, जैसे कि टीपू सुल्तान बना, बाबर बना, चंगेज़ ख़ान, और इस तरह के ड्रामे, मोहम्मद बिन कासिम बना, लेकिन वो बहुत अरसा हो गया, मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले ये ड्रामे बने थे। लेकिन अभी आजकल प्रोडक्शन जहाँ पहुँच गई है उसमें काफ़ी बड़ी लागत के ये ड्रामे बनते हैं, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप अकेले, जैसे कि मैं अगर ये बनाना चाहूँ ड्रामा तो मैं इसकी ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स को पैसों की वजह से, इतना महंगा होने की वजह से मैं पूरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए जैसे ये अर्तुगरुल भी जो बना है, टर्किश गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया था, उनकी सपोर्ट से बना है। तो हमारी भी अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, मुझे नहीं कोई और बना ले, जो भी अच्छा प्रोड्यूसर हो वो बना ले, लेकिन सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम भी इस किस्म की प्रोडक्शन कर सकें। आजकल जो ड्रामे हैं तमाम लीडिंग चैनल्स पर तनकीद होती है, तनकीद ये होती है कि उसमें मैसेज नहीं होता, तनकीद ये होती है कि वो किरदार साजी नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप अभी आज 6-8 ड्रामे उठा के देखें तो वो साली बहनोई, बहनोई साली, दोस्त की बीवी, ये टॉपिक्स क्यों आपको लगता है कि इन टॉपिक्स से मसाइल हो रहे हैं? नहीं, मसला तो कोई नहीं हो रहा, बट ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ वो जो भी सास बहू नंद जिसके बारे में भी कहानी बताई जा रही है तो हमारी ही कहानियाँ, और वही बात है कि जब आपका बजट इतने कम हो जाए ड्रामों के, तो वो हम सोच भी उतनी ही रखते हैं कि यार हमें घर घर के अंदर बनाने, और दूसरी बात ये कि लोग देखते भी वो हैं ज़्यादा। ये जो आपने बात की हमारे लोग देखते भी वो ज़्यादा हैं, लेकिन अब अर्तुगरुल में जाते नहीं हैं, क्योंकि वो हम ये देखते हैं कि यही चल रहा है तो उसी में रहें, लाइट रोमांस डाल दें। ये बिल्कुल सही बात देखें, बट फिर भी मेरी, अगर आप मेरे पिछले ड्रामे उठा के देख लें कि जैसे अभी हमारा प्रेम गली शुरू हुआ, या उससे पहले दिल लगी बनाया, मेरे पास तुम हो, और प्यारे अफजल, ये सब आप देखें, इनमें सास बहू इसमें नहीं था। तो हमारी कोशिश होती रहती है, तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो, कोई ना कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस तरह का काम करते रहते हैं, और कोशिश करते रहेंगे, और ऐसे ही होता है। एक तरफ पूरा एक ट्रेंड चल रहा होता है कि आप कमर्शियली क्या दिखाना चाह रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अलग काम करते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लास्टली आपने जब मेरे पास तुम हो किया, आपने ख़ुद का बहुत पहले से इसका प्लान था, डिस्कशन भी होती रही थी, ऐसा कोई प्लान अभी भी है? ऐसा कोई ब्लॉकबस्टर दोबारा से भी होने वाला है? देखिए जी, हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छा बनाएं, बाकी वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो चाहे मेरे पास तुम हो, चाहे वो पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म थी, चाहे वो जवानी फिर नहीं आनी थी, चाहे वो प्यारे अफजल था, चाहे वो दिल लगी था, तो इसमें आप सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, दिल से बनाना पड़ता है। पहले से नहीं सोच सकते ब्लॉकबस्टर बनाऊंगा, बस अच्छा बनाएं और फिर वो खुद लोगों को अच्छा लग जाता है। यानी ऐसा कुछ हो रहा है? जी, मेरी पूरी नहीं बता के, मैं पूरी कोशिश है मेरी कि आगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री पे भी कुछ? इस्लामिक हिस्ट्री पे भी सोच रहे हैं। थैंक यू माय, थैंक यू सो मच। तो ये किया था अच्छी गुफ्तगू थी, अर्तुगरुल से बात शुरू होके और फिर देखिए हुमायूं सईद साहब के ऊपर पहुंची, और फिर दिलचस्प गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी। अच्छा, एक मामला और आपके सामने रखते हैं। आपको याद है हमने इसका तफसील के साथ तज़किरा किया था, पंजाब भर में स्कूल खोलने का मामला। जिसने स्कूल खोला ताला हटाया और हुकूमत की SOPs के ख़िलाफ़ काम किया, हुकूमत के डेट्स के अगेंस्ट जाके किया, अब उनको इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक क्या प्लान्स कर रही है, और कैम्ब्रिज सिस्टम, इसके तहत पढ़ने वालों के जो इम्तिहानात थे, कुछ कन्फ्यूजन थी, वो ख़त्म कैसे हुई,
बहुत सारे मामलात हमारे पास इकट्ठा हो गए थे, तो हमने सोचा कि आज इस सब के ऊपर बात करते हैं। इसी पर बात करते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुराद राज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा कि आपकी एसोसिएशन से भी मीटिंग होती है, क्योंकि अब एसोसिएशन फेडरेशन ये बेशुमार हैं, इनसे मीटिंग होना, स्कूल मालिकान से मीटिंग होना, इससे मुतालिक भी शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी चंद रोज़ बाद स्कूल खुलने हैं। असातिज़ा की ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, इस पर भी हम सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या स्टार्ट हो चुकी है और आइंदा माह स्कूल खुलने के कितने फ़ीसद चांसेस हैं? यानी जो 15 सितंबर की डेट अनाउंस हुई है और उससे पहले एक और इजलास होना है, तो क्या लग रहा है वाकई खुल जाएंगे स्कूल्स? ऑफिस में पड़े में मेरी सारा दिन प्राइवेट स्कूल्स के साथ मीटिंग्स रही हैं, उनके ओनर्स के साथ, और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत अच्छी मीटिंग्स रही। जो हमारी अभी भी टेंटेटिव डेट है वो 15 सितंबर ही है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चारों प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स और फेडरल के साथ बैठ के होगी फाइनल डिसीजन लेने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कोविड-19 सिचुएशन। जो इस वक्त सिचुएशन है वो तो आपको पता है कि शुक्र अल्लाह ताला का बहुत बेहतर सिचुएशन है। सो हमने उनको कहा है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए ताकि टीचर्स को तैयार किया जाए, जो हमने एसओपीज बनाए हैं, जो उन्होंने एसओपीज बनाए हैं, वो हमने बैठ के सारे डिस्कस किए हैं आज, और उनको कहा है कि जिस तरह हमने अपने कल टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू किया है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, वो भी अपने टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू करें जो एसओपीज के लिहाज से। सर प्लीज़ थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा, इस बारे में बताइएगा। जो कुछ स्टेप्स आप लोगों ने लिए, उसके बाद अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि कुछ स्कूल्स मालिकान इस फैसले के साथ, हुकूमत के फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ फेडरेशन की हिमायत में स्कूल्स खोले जा रहे हैं। तो अब बताइए कि आपके अहकामात अलग थे, उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले भी सामने आ गए, क्या करेंगे इस सिलसिले में? क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितने भी प्राइवेट स्कूल्स की हमें कंप्लेंट्स आई हैं खुलने की, हमने उनको बंद करवा दिया है, उनको सील कर दिया है, और अगर उन्होंने दोबारा खोलने की कोशिश की या इस तरह भी, तो उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की रेट को कोई भी चैलेंज नहीं करने, हम किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे, और गवर्नमेंट की रेट जो है दैट इज द लास्ट वर्ड। अच्छा, मैं आपके इल्म में लाऊं कि अब इस सब के बाद में हो क्या रहा है? लॉन्ग मार्च करेंगे ऐसा कहा गया है। आप नहीं समझते एहतजाज के बजाय अगर बातचीत से ही मामला हल कर लिया जाए, आप लोग इस सिलसिले में आगे बढ़कर कुछ करें? क्या ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर को मुलाकात के लिए आप लोगों ने बुलाया? कुछ आप लोगों की गुफ्तगू हो रही है? प्लीज बताइए। देखिए, बहुत कम जगह से हमें रिपोर्ट आई है, मगर जहां से भी रिपोर्ट आई है, हमें लाहौर से भी आई थी, हमें रावलपिंडी से आई थी, और मेरे ख्याल से शायद एक दो जगह से और आई थी, और वो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। वो मेरे पास ऑफिस में पड़े हुए हैं जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर कोई इतनी ज़्यादा हमें आई नहीं। सबको बड़ा क्लैरिटी, और सारे प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी ओनर्स आए हुए थे, सब ने हमें कहा है कि जी हमने बिल्कुल स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और हम गवर्नमेंट जिस तरह भी हमें गाइड करेगी, हम उनके साथ बैठ के सारे एसओपीज भी डिस्कस हुए हैं, बाकी चीजें भी, और इंशाल्लाह ताला आप देखना कि 15 सितंबर को हमारा तो इंशाल्लाह ताला टेंटेटिव डेट वही है। तो थोड़े स्टैट्स अगर शेयर कर लें, कितने प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है और सूबे भर में कितने स्कूल्स हैं जो सील किए गए हैं? अभी भी टेंटेटिव डेट है वो 15 सितंबर ही है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चारों प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स और फेडरल के साथ बैठ के मीटिंग, वो तो जो फैसला कैम्ब्रिज ने किया है वो तो स्टूडेंट्स के हक में आया। जो भी ग्रेड्स स्कूल ने भेजे हुए होंगे, उन्हीं ग्रेड्स को वो तस्लीम करेंगे जो स्टूडेंट्स चाहते थे, और मेरे ख्याल से क्योंकि हम कांस्टेंट राब्ते में, मैं था, कंट्री डायरेक्टर जो हैं मिस उज़मा, उनके साथ कैम्ब्रिज की, और उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला किया और हमारे बच्चों के लिए बहुत ठीक, यानी ये मामला भी हल हुआ, क्योंकि शफकत महमूद साहब ने भी इससे मुतालिक पहले भी कहा था कि दैट ही वाज अनहैप्पी, लेकिन उसके बाद जब कैम्ब्रिज से उनकी बात हुई, वो ग्रेड्स ठीक हुए, तो ही वाज हैप्पी, और ये उन्होंने शेयर भी किया था। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, साथ मौजूद है। एक ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। थोड़ी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं बात बात करेंगे। ऐसी है, खबर ऐसी है, बाबर आजम की बात हम करेंगे। मुनफरिद एजाज उन्होंने अपने नाम किया है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में शामिल होने वाले वाहिद बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन बात यह है कि कोई दिलचस्प मरहला नहीं है, कोई मसला इसको हल होता हुआ नजर आए, इन मसाइल को कोई ऐसा रास्ता नहीं है। मैं कराची के मसाइल की बात कर रही हूँ। अब शायद कुछ हो जाए, हम रोज़ ये सोचते हैं, लेकिन भाई
बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास आज, और मैं बात कर रही हूँ मेयर कराची की, और मैं बात कर रही हूँ दोबारा मेयर के इंतखाबात की। वसीम अख्तर साहब क्या एक बार फिर से ये सामने आएंगे, और क्या MQM उन्हें बतौर उम्मीदवार फिर मैदान में उतारेगी? बहुत सारे सवाल इसी सिलसिले में हमारे पास इकट्ठे हो गए थे, तो समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम वसीम अख्तर के पास गए थे। फिर उनकी क्या गुफ्तगू रही मैं आपको दिखाती हूँ, इस सिलसिले में बताती हूँ। कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे एक दो सवाल करेंगे। सर ये बताइए कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की मुद्दत अब 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो क्या MQM ने कोई फैसला किया है कि दोबारा आप मेयर के उम्मीदवार होंगे या कोई और फर्द होगा? जब फैसला करेगी MQM तो आपको जरूर बताएंगे। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ? जब फैसला करेगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी गुज़िश्ता दिनों से बहस चल रही थी कराची के लिए फरीक और इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, कौन था कौन नहीं था, PSP का कोई बल्दियाती इंतखाबात में मुस्तकबिल देख रहे हैं क्या? मुस्तफ़ा कमाल साहब को देख रहे हैं को मेयर के तौर पर? कराची MQM पाकिस्तान का है, हैदराबाद MQM पाकिस्तान का है। कराची और हैदराबाद की आवाम पतंग पे जान देते हैं, इसके अलावा किसी को वोट नहीं डालेंगे। और उन्होंने प्रूव किया, और उन्होंने प्रूफ किया, एक दफा नहीं बहुत दफा प्रूफ किया है। जिसकी सोच ये है कि MQM और महाजनों को दफन कर देगा, किसी का बाप भी MQM और पतंग को दफन नहीं कर सकता। ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो इख्तियारात का मसला चल रहा है, तो जो भी मेयर होगा आपकी पार्टी का या किसी का भी, तो क्या वो डिलीवर कर पाएगा इन्हीं कमजोरियों के साथ? नहीं, अगर यही इख्तियारात और वसाइल रहे, अगर आर्टिकल 140 इम्प्लीमेंट नहीं की गई, तो मेरे बाद आने वाला मेयर तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैंने तो फिर थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी पार्टी के वजीर कानून हैं, उन्होंने क्या इस हवाले से कोई काम नहीं किया? जो अदलिया का काम है ये, अदलिया के पास हमारी पिटीशन 2017 से पेंडिंग है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो उसी ने ये इलेक्शन कराए थे, वरना इलेक्शन तो होते ही नहीं है बल्दिया के, उसने कराए थे, जबरदस्ती कराए थे। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात आप देख रहे हैं सर? अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहे, देखो क्या होता है। बहरहाल मुस्तफा कमाल के हवाले से वसीम अख्तर साहब का यही कहना था कि MQM का वोट बैंक है और MQM को ही लोग वोट देंगे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात होते कम से कम उनको नजर नहीं आ रहे। जी प्रिया, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद आलम आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, गुफ्तगू भी आपने की। मेयर कराची को तो बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आते, लेकिन कराची में पिछले दिनों एक अहम बैठक जरूर हुई थी और इसमें साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक हुए थे। एजेंडा क्या था, क्या गुफ्तगू थी, थोड़ा सा इसी सिलसिले में तफसील के साथ बात करने के लिए मोहम्मद शुएब गए थे चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के पास। तो ज़रा अब ये भी देख लेते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। एक मीटिंग का पूरे पाकिस्तान में चर्चा है, और वो मीटिंग हुई कराची के मसाइल हल करने के लिए हुई। तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे उसमें शरीक हुए। मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन PSP भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सी बातें सामने आ रही है, लेकिन एक कराचियाइट ये सोचता है कि शायद अब मसले हल होंगे। और जब हम मसलों की बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में आता है, वही मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम ही है। हम माजी को देखते हैं, हम उनके काम को देखते हैं, हम आज भी एग्जाम्पल देते हैं उनकी। तो कराची के मसाइल हल होंगे तो कैसे, उनकी राय है क्या, ये शामिल करते हैं प्रोग्राम में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मुस्तफ़ा भाई, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कि एक अहम मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद ख्वाहिश कह लें, या ख्वाहिश तो खैर कराचीट्स की है, बट एक उम्मीद जाग जाती है कि अब कराची के मसले हल होंगे, कि सियासी जमातें इकट्ठे बैठ गई हैं, पीपल्स पार्टी बैठ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ गई, MQM बैठ गई। आप भी उस मीटिंग में थे, कुछ शेयर करेंगे उस मीटिंग से मुताल्लिक? देखिए, जो मीटिंग करने वाले लोग थे, मीटिंग कंडक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं किया ना। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो है वो मुझे इस चीज़ पर मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, बात की। जो जिन पार्टीज को मैं 3 दिनों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो बातें कर रहे हैं, अलग अजीब अजीब है, और वो बातें कर रहे हैं कि आई थिंक जो मीटिंग में शायद जो है वो उसका कुछ सरपैर ही नहीं है। मीटिंग में उस तरह की बात ही नहीं हुई। देखिए, एक अगर मैं ओवरऑल आपको कहता हूँ कि हर चीज़ बड़ी किसी को कोई एतराज़ नहीं था, कोई बात नहीं थी, और एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा रिमार्क्स दे दी हैं। कराची जो है वो एक अहम शहर है पाकिस्तान का, और बॉटम लाइन ये है कि ये ठीक नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेयर कराची की मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है, ऐसे में ज़रा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और कराची को संभालेगा। क्या कराचियाइट ये सोचे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं? यकीन जाने ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस तरह की गुफ्तगू कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो है वो
मैं जो चूँकि मुझे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग हुई थी K4 के ऊपर वो मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे बुलाया था आज से चंद 7-8-9 माह पहले, तो मैं उनके पास उनके बुलाने पे भी कराची का इशू था K4 जो पानी की लाइन है, तो वज़ीर आला सिंध ने भी मुझे बुलाया था, मदऊ किया था, तो मैं गया था अपनी टीम के साथ। तो देखें मुल्क के इशूज़ पे कहीं पे अगर मेरी कोई हम्बल सी कोई एक मुझे अल्लाह ताला ने उस जगह से गुजारा है, मुझे कुछ मालूमात हैं, मैं कुछ चीज़ों के ऊपर जानता हूँ कि ये क्या मसला है, क्या इसका हल है, तो इस हवाले से अगर कोई मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मुस्तफ़ा साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM ज़ाहिर है ये हुकूमतों में है, ये हुकूमत का हिस्सा है, वफाक में, सूबे में। आपकी जमात किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इस मीटिंग में शरीक हुए। दैट इज़ द रीज़न कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमात इस्लामी और बहुत सी पोलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, आपकी थी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपको कोई अहम टास्क मिलने वाला है? देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि इट वाज अ पार्टीज इशू, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड आई हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज अबाउट द सिटी। आई एम द वन जो कि जिस ज़माने में मैं शहर में काम कर रहा था, तो ये शहर दुनिया की 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। मेरे बाद आज ये शहर दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में शामिल हो गया है। आखिरी जो काम इस शहर में लोगों को याद है वो मेरा याद है बेशक। तो मैं नहीं समझता इट वाज समथिंग टू डू विद द पार्टी, इट वाज नॉट अ पार्टी इज अफेयर, इट वाज समथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। और चूंकि आप देखें कि NDMA वहाँ पर आ गया, कराची में आ गया है, NDMA भी उस मीटिंग में थे, और एक डिजास्टर NDMA का मतलब है भाई NDMA ही इटसेल्फ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो, तो एक डिज़ास्टर के काइंड ऑफ कंडीशन है। आप तो हर किसी से कंसल्ट करते हैं और लोगों से भी कंसल्ट हो रहा होगा, तो मेरी भी एक हम्बल सी कैपेसिटी है इस शहर के बारे में नॉलेज और मालूमात, और मेरी एक जिसे कहते हैं कि एक तजुर्बा। तो मैंने अपने उस चीज़ को मुल्क की खातिर जो मुझे बुलाएगा पेश किया। मुस्तफ़ा भाई, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है उसकी वजह से मसला है, उसकी वजह से इख्तियारात नहीं मिले, इस हवाले से प्लीज़ मुझे बताएं। ये जो लोग कह रहे हैं, जो MQM के मेयर और MQM कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं, मेयर के पास इख्तियार नहीं, वो तो बिल्कुल भी ये बात नहीं कह सकते, इसलिए कि जब 2013 में इख्तियारात जा रहे थे तो इनके गवर्नर बैठे हुए थे, और इनकी खुद MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, इसी पीपल्स पार्टी के साथ 12 वजारतें और 12 जो एडवाइजर्स थे इनके ये शेयर कर रहे थे, ये उस हुकूमत का हिस्सा थे, और 1-2 दिन नहीं रहे, उसके बाद 2015 तक ये इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, और इनके गवर्नर 2016 तक रहे। तो इन्होंने तो अपने हाथों से इन इख्तियारात को दिया है, ये कैसे कह सकते हैं कि हमसे इख्तियारात जो है वो छीन लिए गए हैं? इस मीटिंग के बाद क्या हम सोचेंगे स्ट्रैटेजिक मसले हल होने के करीब हैं? अगर आप आज NDMA मिलकर यहाँ पर कचरा उठा भी लेती है, एक दफ़ा नालों की सफाई कर भी लेती है, तो उसके बाद रोज़ाना तो नहीं बैठेगी, सालों भर तो नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब भी आप ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके काम को देंगे, और आपने अगर ये स्ट्रेटेजिक इशूज़ रिजॉल्व नहीं किए, तो दोबारा वही कंडीशन हो जाएगी जो आज है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी राय क्या है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ये बात बार बार क्यों करती है कि वफाक कोई हार्श स्टेप लेने का सोच रहा है? गवर्नर राज की बात की जाती है, कराची को छीन लेने की बात की जाती है, कराची को तोड़ने की बात की जाती है, और ये सिंध हुकूमत बार बार ये बात करती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ऐसा क्यों है, क्यों ये बार बार कहा जाता है, क्यों इसकी बाज़गश्त दोबारा हमें सुनाई देती है? अगर तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन अगर जो हशर हो गया है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आकर यहाँ पर बात कर रही है, और जो कराची का हशर भी NDA में आ गया है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद से बैठकर इखलाकी हिमायत करे। ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है कराची कि भाई हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की इखलाकी हिमायत करेंगे, और अगर हमें उनके लिए कुछ कहना होगा तो यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करेंगे, और उससे ज़्यादा कुछ करना हो तो हम जो जुमे के दिन ट्रैफिक रोक कर खड़े हो जाएंगे आधे घंटे तक। भाई ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये कराची है, ये कराची है भाई, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की बैकबोन इकोनॉमी की, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। देखो भाई, एक इंसान कराची में जो रह रहा है, उसके घर पे आप पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, सीवरेज का निजाम, सीवरेज का पानी उसके घर से बाहर नहीं जा रहा, और जो है वो पीने का पानी उसके घर पे आ नहीं रहा, बारिश हो रही तो नालों का पानी उसके घर के अंदर आ रहा है, रात में उसके पास बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, घर से बाहर निकलता है तो कचरा उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, रोड पर खड़ा होता है तो उसको ना ट्रांसपोर्ट है, ना उसके पास सड़क टूटी हुई है, फिर जब वो जॉब के लिए जाता है तो कोई जाली डोमिसाइल पर उसकी जॉब भी ले चुका है। अब ऐसे आदमी को, ऐसे नौजवान को लाखों की तादाद में है,
अगर उनको कोई मुल्क के खिलाफ कोई ताकतें यहाँ पर, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद रही हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सबको इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए हर हाल में, वरना सिर्फ कराची अगर खुदा न खास्ता तबाह हुआ तो कराची अकेले तबाह नहीं होगा, पूरा मुल्क तबाह होगा। लेकिन मुस्तफा भाई, अगर मसाइल के हल की बात करें और लोग आपकी तरफ देखें, आपको क्या लगता है कि आप किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? एज मेयर काम कर सकते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर कर सकते हैं, वफाक का हिस्सा बनकर कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ लोग हमें जो है वो लोग हमें एक मौका दें, वोट दें हमें, लोग बल्दियाती इलेक्शन में जब भी जो भी इलेक्शन आते हैं लोग हमें मौका दें, लोग हमें वोट दें और लोगों के तस्वुरात से इससे ज़्यादा बुरा तो मैं नहीं करूँगा जो आज है। जनाब ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कहाँ मामला है उसकी अपडेट आपके सामने रखते हैं। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस, और दौरान समाअत क्या हुआ, नैब प्रोसिक्यूटर ने शर्जील मेमन की जायदाद से मुतालिक तफसीलात पेश कर दी। नैब के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन पर 2 अरब 43 करोड़ रुपए के आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस बनाया गया है। कुछ मैंने डिटेल बताइए, कुछ मजीद जानते हैं। इरफानुल हक हमारे साथ। इरफान, बड़ा मामला है, क्या क्या कुछ सामने आया? किरण, जो तफसीलात सामने आई हैं नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, वो उसमें कहा गया है कि जो 2 अरब 43 करोड़ रुपए के आमदन से जायद बनाने का पर इल्ज़ाम है शर्जील मेमन पर, इसका रेफरेंस भी दायर किया गया है। ताम जो इनकी जो जायदादें हैं और जो असासे हैं उसकी जब तफसीलात हासिल की गई हैं और उसकी तस्दीक की गई है, तो शर्जील मेमन सिर्फ 16 करोड़ रुपए की जो उनकी मिल्कियत है और जो असासे हैं उसकी तस्दीक हो सकी है। ताहम 2 अरब 27 करोड़ रुपए के इनके जो असासे हैं वो नाजायज़ असासे हैं, जो कि इन्होंने अपने अहल खाना और जो बेनामीदार हैं मुख्तलिफ इनके जानने वाले और मुलाजमीन, उनके नामों पर जायदादें खरीदी गई हैं। अदालत ने जब इस्तफसार किया है नैब प्रोसिक्यूटर से कि और तफ्तीशी अफसर से कि ये जायदादें हैं यहाँ पर जो हैदराबाद, डंडोला यार और मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जिसमें फार्म हाउसेज भी शामिल हैं, तो क्या इनकी आपने जाकर तस्दीक की है? तो अदालत को बताया गया कि मुख्तियार कार से रिकॉर्ड मंगवाया गया है, SPR से टैक्स रिटर्न की डिटेल हासिल की गई है और दीगर जो मुतालिक इदारे हैं, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये सारी तफसीलात हासिल की गई हैं। उसके मुताबिक ही इसकी वैल्यूएशन की गई है जायदादों की, और उसके मुताबिक 2 अरब 43 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम था, जिसमें से सिर्फ 16 करोड़ रुपए की जायदादों की तस्दीक हो सकी है और 2 अरब 27 करोड़ रुपए की जायदादें ऐसी हैं जिसका कोई भी हिसाब शर्जील मेमन के पास नहीं है। इस वक्त समाअत जारी है। प्रोसिक्यूटर शुक्रिया इरफानुल हक, आपने समाअत का अहवाल हमें दिया। आगे बढ़ते हैं। सायरा सुल्तान बहादुरी और हिम्मत की मिसाल हैं। कौन है ये, क्या करती हैं, इनसे मुताल्लिक आज हम बात कर रहे हैं। ज़िंदगी कठिन थी इनकी, क्यों? शौहर की वफ़ात के बाद हालात ने ज़िंदगी मुश्किल बनाई। फिर उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है, मेहनत करनी है। ये सोच लिया कि मेहनत में अज़मत है। फिर ये ना देखा कि तपती धूप है, ये ना देखा मौसम कितना सख्त है, क्योंकि सोच सिर्फ ये थी कि बच्चों को अच्छा मुस्तक़बिल देना है, हलाल रोज़गार कमाना है। इसीलिए इन्होंने ठेला लगाया। सुबह से शाम तक ये मुंतज़र रहती हैं कि इस ठेले पर लोग आएँ और यहाँ से बर्गर लेकर खाएं। सिर्फ मुंतज़र नहीं, पुरुम्मीद भी, विच इज़ वेरी गुड। सिद्रा गयास हमारी रिपोर्टर हैं लाहौर से, वो गई, इनसे उनकी मुलाकात हुई, आपको दिखाते हैं। माथे पर पसीना, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में काम की लगन, ये है लाहौर की रिहायशी 45 साला सायरा सुल्तान, जो गवाल मंडी बाजार में रेडी लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। कहती हैं मेहनत में अजमत है और ये अल्लाह को भी पसंद है। मैं सिर्फ बच्चों के लिए कमाने के लिए निकली हूँ। कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, मेरे साथ एक बहुत बड़ी ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे इसके अलावा किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। सायरा के 2 बच्चे हैं जिनको वो पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं। बेटे को भी अपनी बहादुर माँ पर फख्र है। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन के अपनी मम्मा को, जैसे वो हलाल की कमा रही हैं, हम भी हलाल कमा के अपनी मम्मा को खिलाएं। तो ये बात खुशी होती है देख के। मेहनत की करते हैं, दूसरी औरतों की तरह बुरे कामों में नहीं गई। सायरा खाने की मुख्तलिफ अशिया घर में तैयार करती हैं और फिर बाजार में रेडी लगाकर माकूल रकम कमा लेती हैं।
सायरा सुल्तान आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए मुंतजिर हैं कि उनके बच्चे जल्द अच्छे मकाम पर पहुंचकर उन्हें उनकी मेहनत का सिला देंगे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, तालीमी निसाब में तब्दीलियों से मुताल्लिक बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालीमी निसाब में रियासत मदीना का तसव्वुर शामिल करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे रियासत मदीना से मुताल्लिक। इस हवाले से वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब को कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर 8th और 9th के लिए ये सिलेबस तैयार किया जाए। रियासत मदीना का तसव्वुर क्या है, इसी पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब। प्लीज़ मुफ्ती साहब, सबसे पहले रियासत मदीना से मुताल्लिक रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि ज़रा बात हो रही है कि निसाब में शामिल किया जाएगा, इससे मुताल्लिक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप रोशनी डालिए, रियासत मदीना कैसी थी, क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, इससे मुताल्लिक किन बातों का ख्याल रखना है हमें? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान और सुन्नत से रियासत मदीना के बुनियादी खद्दोखाल का खुलासा जो समझ में आता है वो ये सूरह बकरा आयत नंबर 126, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलह अल आया। इसी तरह सूरह कुरैश आयत नंबर 4, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। रियासत मदीना की बुनियादी खसूसियत ये 4 किस्मी अमन व अमान होना चाहिए। जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान, और अहले खाना की आफ़ियत और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान। इसके साथ साथ वर्ज़ुक़ अहलह अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। इन तमाम आयात व अहादीस को सामने रख कर के ऐसी सोशल, फलाही, हलाल, मुनसिफाना माशी पॉलिसी, जिस माशी पॉलिसी का हासिल और ख़ुलासा ये कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, पूरे का पूरा माल रियासत के उमरा और तबक़े अशराफिया के दरमियान सिर्फ गश्त गर्दिश न करता रहे, बल्कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर की जो लानत है ये ख़त्म हो जाए। मुनसिफाना तक़सीम दौलत होनी चाहिए। इसके साथ साथ कानूनी मुसावात, कानून की यकसां अमलदारी, जिसमें अमीर गरीब का फ़र्क ना हो। अमीर, वज़ीर, मुशीर के लिए अलग कानून, गरीब, फ़कीर, मिस्कीन के लिए अलग कानून, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। एक कबीले की मुजरिमा खातून के जुर्म की सज़ा के सिलसिले में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिफारिश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो किसी कबीले की खातून फ़ातिमा है, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उनका भी हाथ काटा जाता। टैलेंट का, मेरिट का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। कानूनी मुसावात ये बुनियादी सीढ़ी है, कलीदी ज़रूरत और कलीदी तकाज़ा है। इसी तरीके से निज़ाम तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही की बुनियाद पर उस्तवार होना चाहिए। हुक्काम का एहतसाब सही तौर पर और कड़ा और मुअस्सिर होना चाहिए। मेरिट और टैलेंट के मुताबिक हुक्काम का, हुक्मरानों का और मुशावरत के अफराद और अफसरान का तकर्रुर होना चाहिए। ये बुनियादी खद्दोखाल है जिसके बगैर रियासत मदीना का तसव्वुर नामुमकिन है। बहुत रोशन मिसालें हैं, बहुत रोशन मिसालें हैं मुफ्ती साहब। लेकिन अब चूँकि 9th ग्रेड और 10th ग्रेड की बात हो रही है, उनके निसाब की बात हो रही है, तो ज़रा रहनुमाई कीजिए, रियासत मदीना से मुताल्लिक़ कौन सी बातें ऐसी हैं, कौन सी मिसालें ऐसी हैं कि जिनको लाजमी तौर पर इसका हिस्सा बनना है, निसाब में होना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। रियासत मदीना के निज़ाम तालीम का बुनियादी और असल हदफ और टारगेट ऐसा खुदा दोस्त माशरा जिसके अफराद दीन और दुनिया की आला अक़दार का मजमुआ हो। और ये मकसद उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि निज़ाम तालीम की पहली सीढ़ी और असल और मुअस्सर करिकुलम का हिस्सा कुरान करीम को ना बनाया जाए। बग़ैर कुरान करीम को निसाब और निज़ाम तालीम बनाए हम कभी भी अपने आला दर्जे के अखलाक़ी तरक्याती मकासद हासिल नहीं कर सकते। कुरान करीम को
उसकी आईनी हैसियत दी जाए, कुरान करीम को निसाब की किताब बनाया जाए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के अंदर कुरान करीम का हिस्सा मुस्तकिल और बार बार पढ़ाया जाए। इसके अलावा कभी अखलाकी तरबियत नहीं हो सकती, अखलाकी तरबियत के लिए भी ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुरान करीम को उलूम का माखज़ बनाना चाहिए। वही का रिश्ता जब तक निसाब और करिकुलम और निज़ाम तालीम के साथ नहीं जोड़ेंगे, कभी उस तालीम से हम तरक्की हासिल नहीं कर सकते। इसलिए एक तो कुरान करीम, दूसरे नंबर पर अरबी की ज़ुबान, तीसरे नंबर पर मिशकातुल मसाबी या सुनन तिरमिज़ी को नाफिज किया जाए। तो कुरान करीम और उस्वा हसना, इसको निज़ाम तालीम का बुनियादी और कलीदी हिस्सा बनाया जाए। इसी से जाकर रियासत मदीना की झलकियाँ इंशाअल्लाह फूटेंगी। इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, साथ मौजूद थे आप और निसाब में रियासत का तसव्वुर शामिल करने से मुताल्लिक अपनी राय दे रहे थे। क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लाजमी तौर पर उससे मुताल्लिक हम बात कर रहे थे। बच्चों की मज़ीद बात करते हैं और बच्चों की सेहत से मुताल्लिक बात करते हैं। जो हालात हैं आजकल, अगर बच्चे की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो जाए फिर भी हम घबराते हैं अस्पताल जाने से मुतालिक। यूँ तो हालात बहुत बेहतर हैं कोरोना के हवाले से, बट स्टिल हम घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से। जब तक कि वैक्सीन नहीं आती तब तक मोहतात रहना ही है। बच्चों के मामले में हम ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ गलतियां हम करते हैं। वो गलतियां क्या हैं? वो गलतियां ये हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स के साथ साथ, अच्छा फलाने के बच्चे को इस मेडिसिन से फ़ायदा होता, चलो हमारे बच्चे की भी वही सिम्टम्स हैं या वही कंडीशन है तो इसको भी वही मेडिसिन दे देते हैं। खुद से गए मेडिकल स्टोर, मेडिसिन ली और दे दी। शुएब, एक प्रॉब्लम और भी है, हम बच्चे को छींके मारता हुआ भी नहीं देख सकते। बावजूद इसके बाज पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि ये तो मौसम की वजह से हो सकता है, 2 दिन रुक जाते हैं, तीसरे दिन जाएंगे, ऐसा ही है, तब तक बिगाड़ आ चुका होता है। और ऐसे में अगर आपको मशवरा मिल जाए, टेलीफोन पर मिल जाए, फ्री मिल जाए, वक्त पर मिल जाए, दैट टू बड़ा मुस्तनद मिल जाए। फ्री के ऊपर ज्यादा जोर है मेरा दोनों पे एक फ्री पर और एक मुस्तनद, क्योंकि फ्री में तो मशवरा मिल ही जाता है लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल जैसे कि आगा खान हॉस्पिटल, वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, इन कराची, तो अगर यहाँ पे पीडियाट्रिक डॉक्टर से आपका राबता हो जाए और आप उससे समझ पाएँ अच्छा ये कंडीशन मेरे बच्चे की है, और वो गाइड कर दे आपको कि अच्छा ये मामला तो अब आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, घर पे बच्चों को ये मेडिसिन देनी है और इस तरह से ख्याल रखना है, तो अब एक हेल्पलाइन का आगाज़ कर दिया गया है आगन हॉस्पिटल में, और वहाँ पर आप जब भी कॉल करेंगे आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एक पीडियाट्रिक से। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे प्रोफेसर AKUH डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले इस हेल्पलाइन से मुतालिक बताइएगा, ये चाइल्ड कनेक्ट हेल्पलाइन, सर ये 24 आवर्स अवेलेबल है, किसी वक्त भी कोई कॉल करेगा तो डॉक्टर से राब्ता हो जाएगा, बात हो जाएगी? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और आपका बहुत शुक्रिया आप लेने का। जैसे आपने बिल्कुल आपस का है किया जाए, लेकिन असल चीज जो है वो फ्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुस्तनद की है कि अगर आपकी कनेक्शन एक ऐसे डॉक्टर से हो जाए और ऐसी टीम से हो जाए जो कि मुस्तनद मशवरा दे सके आपको आपके बच्चे की तबीयत के मुतालिक, तो ये सबसे अच्छा है। इनिशियल फेजेस के अंदर जो हमने चाइल्ड कनेक्ट सर्विस स्टार्ट की है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक है। ओके। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपको फौरन से बेहतर मशवरा दे सकें और आपको राब्ता कर सकें कि नेक्स्ट फेज में आपको क्या करना है, कि अब राय अमल क्या होना चाहिए, क्या आपको बच्चे को घर में रखना है, क्या आपको बच्चे को अस्पताल लेके आना है या आपको इमरजेंसी लेके आना है। और सर ये भी बताइएगा कुछ इसके रिस्पांस के बारे में, किस तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आप लोगों के सामने आ रहे हैं, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस बारे में? सबसे ज्यादा तो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है अभी तक कि क्या आम खांसी, नज़ला, जुकाम कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या एक बुखार और बाकी चीजें कोरोना हो सकता है नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे माशरे के अंदर अभी मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखें कि कुछ घरों के अंदर बड़े लोग कोरोना का शिकार हैं और बच्चों को परेशान है कि बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा सवाल है लोगों के सिलसिले में, और हम बिल्कुल हाजिर हैं इस फौरन सवाल के जवाब देने के लिए। और सर ये भी बताइएगा कि कितने से कितनी उम्र के बच्चों के लिए आप लोगों को ज्यादा पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में जो पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों की उम्र डॉक्टर साहिबान देखते हैं वो 9 मौलूद से लेके 12 साल तक देखते हैं। कुछ अस्पतालों में 15 साल है, लेकिन आगा खान अस्पताल के अंदर ये उम्र 18 साल तक है। सो 18 साल तक के जितने भी
लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उसको हम पीडियाट्रिक्स डील करती है, चिल्ड्रन डील करते हैं। सो बिल्कुल हमारे पास 9 मौलूद से लेकर 18 साल तक आ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर शुरू के जो 5 साल के ज़िंदगी के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो 9 मौलूद बच्चे हैं और कोई पहली मदर है जिनका पहला बेबी है वो ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ज़्यादा सवाल करते हैं, उनको ज़रा एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, सेकंड चाइल्ड की दफ़ा तो हम कहते हैं कि बंदा खुद ही डॉक्टर बन गया है बच्चों का, लेकिन दैट्स बैड एक्चुअली। आपको फिर भी डॉक्टर से पूछना चाहिए, हो सकता है पहले बच्चे के साथ मामला डिफरेंट है, दूसरे के साथ डिफरेंट हो। सर मुझे ये बताइएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की तबीयत ऐसी हो कि जिस पर फिर डॉक्टर खुद भी सजेस्ट करे, या हो सकता है पेरेंट्स का भी कंसर्न हो कि वीडियो लिंक हो, हम वीडियो लिंक पर बात कर सकें ताकि और बेहतर तशखीस हो सके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे चलकर देखा जाए इस तरीके से भी? जी बिल्कुल, ये हमारी जो है फेज 2 की स्ट्रेटेजी है। अभी हम फेज 1 पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने लीगली इसको प्रूव किया है कि ये बिल्कुल सेफ है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया है, SOPs डेवलप किए हैं, जैसे आपने कहा था ना कि मुस्तनद SOPs डेवलप करी है। सेकंड फेज के अंदर हम वर्चुअल ट्रियाज करेंगे। वर्चुअल का मतलब होता है जैसे मैं और आप वीडियो लिंक के जरिए बात हो पाएगी। वर्चुअल करेंगे। ठीक, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि फॉलोअप्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसी डॉक्टर से जिससे पहले बात हुई है, सेकंड कॉल पे उसी डॉक्टर से बात हो सकती है, हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने अगर कहा अच्छा आप ये टेस्ट करा कर रिपोर्ट्स आप हमें दिखाएं और रिपोर्ट से मुतालिक बताएं, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो रहा है? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। बल्कि जैसे मैंने आपको कहा तकनीकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी हमें कॉल करें वो हमारे सिस्टम में रिकॉर्डेड हो, रजिस्टर्ड हो कि ये इसने इतने बजे कॉल की थी, डॉक्टर ने इससे इससे बात, ये प्रॉब्लम थे, इस पे ये मशवरा दिया गया फिजिशियन के साथ, ताकि जब मेरे पास या मेरे किसी कुलीग के पास जब वो जाए वो सिस्टम में देखे तो उसका मौजूद हो रिकॉर्ड कि ये बात हुई थी, इस सिलसिले में ये कम्युनिकेशन की गई थी। सो ये हमने जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसको रिजॉल्व करना सबसे बड़ा मसला था और मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ पूरी आगा खान की इंतजामिया को, सारे लोगों को जिन्होंने बहुत मिल के काम किया कि ये कम्युनिटी के लिए ये सर्विस फौरन से शुरू की जाए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कंसर्न है। सर थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब अब हमारे साथ, मैं बिल्कुल सही समझ पाई हूँ कि भाई फौरी, मुस्तनद और साथ में फ्री मशवरा चलिए जी, अभी ये होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। डबल डेकर बस पे सैर करने को चलते हैं। प्लीज कहाँ लेकर जा रहे हैं हम आपको लेकर जाएंगे हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात करेंगे, इन ट्विन सिटीज़ की बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डबल डेकर सियाती बस का बाकायदा इफ्तिताह किया है और लोग बड़ा खुश हैं। वो कहते हैं टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा, गाइडेड टूर होगा, शहर को जानने में और भी मदद मिलेगी। नहीं जो भी बाहर से जाए वो इस बस के एज डबल डेकर की सवारी के साथ शहर को भी जान शहर घूम ले। एग्जैक्टली। उमर बिन आसिफ ने वहाँ पे जो कुछ सयाह है या कह दें शहरी थे जिन्होंने डबल डेकर बस में सफ़र किया, उनके तासुरात भी जाने, खुद सफ़र किया, उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल, देखिए लाहौर के बाद और रावलपिंडी के सयाहों के लिए भी शहर में डबल डेकर बस का आगाज़ किया जा रहा है। डबल डेकर बस जुड़वा शहरों के दरमियान चलेगी, मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पे लेके जाएगी। आइए हम पूछते हैं, आज CM पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया है, हमारे साथ तो दीगर लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितना लुत्फ़अंदोज़ होंगे इससे, क्या सोच के आए हैं और ये कितना बेहतरीन है। अच्छा सर बताइएगा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, डबल डेकर बस पहली दफ़ा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे होगी, क्या सोच के आए हैं, कितना मज़ा आएगा, क्या एक नया रुख देखने को मिलेगा इस्लामाबाद पिंडी का? जी सबसे पहले तो मैं CM पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान और PHA का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत से तफरीही मकामात हैं और पूरे पाकिस्तान से लेके बैरून मुल्क से बड़ी दुनिया आती है इन मकामात को देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत का और मैं समझता हूँ कि इस तरह के और भी हमारे पंजाब में बहुत से शहर हैं और उनमें भी ये सर्विस होनी चाहिए। और पूरे पिंडी और इस्लामाबाद में अगर ये तफरीही मकामात के लिए बनाई गई है तो इसी तरह लाहौर की तरह और भी बहुत से हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस वाले शहर हैं, वहाँ पे भी ये सर्विस होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मुख्तलिफ जगह यहाँ पे देखना चाहिए। हमारे साथ चंद हुकूमती लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर ये बताएं, CM पंजाब साहब आए, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, उन्होंने बताया इसे बसेस और भी दी जाएंगी, सियाहत कितनी इससे बेहतर होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म का विजन भी सियाहत को बढ़ाना है।
देखें इसमें, क्योंकि ये आपके जितना भी ये प्लान किया गया है ये डबल डेकर बसेस का, ये गाइडेड टूर्स हैं। गाइडेड टूर्स मीन कि आपके इंफॉर्मेटिव लोग होंगे जिसमें आपकी फैमिलीज, बच्चे, इंस्टीट्यूशंस के लोग जो आपके टूरिस्ट हैं इंटरनेशनल और लोकल, वो जहाँ पे मूव करेंगे तो जिस किसी साइट पर जाएंगे उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी जिससे लोगों को एक तो इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के उनको फॉलो किया जाएगा और लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। जब आप इस दोनों ट्विन सिटीज़ की बात करते हैं तो इस्लामाबाद जो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक है, तो उसका जब एक्सपोजर होगा मीडिया के ऊपर आपके चैनल्स के थ्रू, इंटरनेशनल चैनल्स के थ्रू, तो अल्टीमेटली इसमें एक पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है टूरिज्म की उसको एक ग्रोथ मिलेगी और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उसको तरक्की मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इमरान खान साहब का विजन है टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसे और बढ़ाना। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते बड़े ऐनक वगैरह आप लगा के आए हुए हैं, क्या यहाँ पे सेल्फीज वगैरह भी डेफिनेटली आप इतना तैयार हो क्या बनाएंगे? बस पहली दफ़ा चल रही है, 400 रुपये इसका फ़ी बंदा किराया रखा गया है, किराया मुनासिब लगता है आपको? और आप क्या प्लान करके हैं, कौन कौन सी जगहें जो इस पे से देखेंगे? जैसे कि आपने देखा कि मेट्रो थी, आवाम ने मेट्रो से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुआ है और ज़रूरियात भी पूरी की अपनी, सफ़र की में आसानी हुई बहुत। इसी तरह ये डबल डेकर बस है, ये बहुत पुराना इवेंट था जो अब मतलब कि दोबारा से इस चीज़ को दोबारा शुरू किया गया है। हम सब मतलब कि यूथ के लिए अच्छी चीज़ है, रावलपिंडी में ये चीज़ें ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि लोगों का कहना है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि रावलपिंडी की सियाहत को और फ़रोग मिले, लोग इसको आके देखें। ये डबल डेकर बस है, आजमाइशी राइड इसकी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने आज इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और वादा भी किया है। थैंक यू उमर बिन आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। तो ज़रा बहुत सारे मामलात ना आज आपको बताने के लिए हमारे पास हैं और वक्त बड़ा तेज़ी से जो है वो सिरकता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली जी, वैसे तो कह रहे हैं वो बस को देख के मैं कह रहा था कि और ओपन होनी चाहिए ताकि ना एयर सर्कुलेट हो। डबल डेकर का कोई फायदा तो वो फ्लैट ना लगे ना, पूरा प्लाजा ना लगे। अच्छा, और SOPs का भी ध्यान वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया, ना डिस्टेंस ना मास्क की बहुत गलत बात है ये, हमें इसका ध्यान रखना होगा। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं एयर कंडीशंस की। और एयर कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो ये हम कई अर्से सुनते हैं जो फ्लोरोकार्बन्स का एमिशन हो रहा है, इसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्टर्ब होती है। हम ये सुनते आए कि इनकी वजह से माहौल जो है वो गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो यानी एयर कंडीशन किस तरह से गर्मी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। और एक कराची या जो भी बड़े शहर होते हैं जहाँ पे आबादी ज्यादा होती है, जहाँ पे एयर कंडीशन ज्यादा लगाए जाते हैं, वहां पर ये मसला हीट वेव भी आ चुकी ना, शायद दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। शायान सलीम ने इससे मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कराची में हर दूसरा शख्स ये कहता फिरता है गर्मी बहुत है। हम ये सब जानते भी हैं कि बेहंगम ट्रैफिक, सनतों का धुआं, कंक्रीट और दरख्तों की कमी इसकी अहम वजूहात हैं। मगर एक और चीज भी है जो गर्मी बढ़ाने का सबब बन रही है। वो क्या है, देखते हैं। गजब की गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है। कराची वाले शिकवा तो करते हैं लेकिन किसी को इमारतों का ये जंगल नजर नहीं आता जो पुरफिजा माहौल के खिलाफ मुंह फाड़े खड़ा है। एक इमारत, दर्जनों फ्लैट्स, तो सोचिए जिस शहर में लातादाद रिहायशी इमारतें हैं वहां हजारों अपार्टमेंट्स और तकरीबन हर घर में लगे AC कुदरती माहौल के लिए खतरनाक बन चुके हैं। एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने का पर्पस यही होता है कि अंदर का जो स्पेस है वो ठंडा हो जाए और उसके नतीजे में क्या होता है कि हम गलियों के स्पेस को, बिल्डिंग के इर्द गिर्द के स्पेस को गर्म कर रहे होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के ऊपर। यानी शहर में एक जजीरा सा बन जाता है गर्मी का। दुनिया भर में AC और फ्रिज समेत ठंडक हासिल करने वाले आलात में डलने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस के माहौल पर गर्मी बढ़ने की सूरत में नुकसानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान इस केमिकल गैस इस्तेमाल करने वालों की फहरिस्त में नुमाया नंबर पर तो नहीं, लेकिन कराची में बर्दाश्त से बाहर होती गर्मी में इस गैस का भी कुछ किरदार है। पहले तो ये था कि CFCs को इस्तेमाल करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चेंज करने की वजह ये थी कि हमारे ओजोन में वो क्लोरीन जा करके ओजोन को डिप्लीट कर रहा था। एक केमिकल लेकर आए
और जिसको HFCs कहते हैं या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और उसका पर्पस ये था कि ये इसमें क्लोरीन नहीं होती, इस वजह से वो रिप्लेसमेंट है, CFCs का रिप्लेसमेंट है HFCs का एक नुकसान ये भी है कि HFCs की जो हीटिंग कैपेसिटी है, यानी उस गैस की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है, CFC से भी ज़्यादा है। तो एक दूसरा फेनोमेना हमारे सामने नजर आता है। कुदरती माहौल को बचाने के लिए पौधे और दरख्त लगाने का कल्चर दम तोड़ चुका है। लोगों को फिक्र है तो बस गर्मी का तोड़ करने और इसके लिए वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। यूजिंग में भी एयर कंडीशन जो ज़ेर इस्तेमाल हैं तो वो तकरीबन 30-35 लाख तो एयर कंडीशन ऐसा होगा जो लगा हुआ होगा लोगों के पास, उसमें से बस। और कराची में इस वक्त सालाना की जो मार्केट है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख एयर कंडीशन की है जो बिकता है। आने वाले 2-3 सालों में ये पाकिस्तान की जो टोटल मार्केट है इस वक्त 4-4.5 लाख 5 लाख एयर कंडीशन की मार्केट है, ये मज़ीद जाके जो 1 मिलियन पे आ जाएगी। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर जगह पे एयर कंडीशन की रेंज है। माहिरीन कहते हैं मौसमियाती तब्दीली अपनी जगह, मगर शहरों में दर्जे हरारत बढ़ने की बड़ी वजह खुद इंसान के अपने काम है। माहौल दोस्त सरगर्मियों से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से कुछ हद तक बचा जा सकता है। एसी को हमने अपनी जरूरत बना लिया है। इस रिपोर्ट का मकसद आपको एसी लगाने से रोकना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि जहां गर्मी से बचने के लिए हम 50,000 रुपए का एसी लगा सकते हैं, वहीं 50 रुपए का पौधा लगाने में हमारा क्या जा रहा है। एसी सिर्फ हमारे कमरे को ठंडा रखेगा, ये पौधा बड़ा होकर माहौल को ठंडा रखने में अपना हिस्सा डालेगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अब ज़रा एक ऐसे हीरो की बात करते हैं कि जिनकी शोहरत का सिलसिला है कि उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी बढ़ता चला जा रहा है, और हीरो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। ठीक पहचान गए आप, तस्वीर भी आपके सामने। बॉलीवुड के जवासाल अदाकार सुशांत सिंह राजपूत, कई मुसलसल ट्विस्ट आ चुके हैं इस स्टोरी में, उनकी खुदकुशी से लेके अब तक, उनकी स्ट्रगल से लेके उनका यूं दुनिया से रुखसत हो जाना, उससे लेके अब तक। पहले उनके अंकल कह रहे थे कि हमारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, और अब तो उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली भी यही कह रही है। बहुत सारे किरदार इस सब में आए। आज भी एक ट्विस्ट है कि जो आने वाला है, एक खातून से मुताल्लिक़ मैं बात कर रही हूँ, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पूरा केस आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं और शोएब इस पर सिर्फ सवाल कर सकते हैं, तो हम सवाल करेंगे। फिल्म क्रिटिक हमारा साथ देंगे उमैर अलवी, जिन्हें हम प्यार से ओमी पीडिया भी कहते हैं। मालूमात आपके पास बेशुमार। ओमी, वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताइए मुझे कि एक तो सुशांत, और फिर उसके बाद में मुसलसल ना वो एक पिक्चर से लेके कि वो बैग रखा हुआ है, ये बैग किस दोस्त के पास था, जो इस फिल्म में पहले दोस्त था वो बाद में दुश्मन अपीयर हो रहा है। और वो क्या आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला अभी कहा था कि वो पिक्चर अभी बाकी है, उस तरह का कुछ, ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, अब इन्होंने धोनी वाली फिल्म में काम किया था, लेकिन अब हमें इंतजार हो रहा है कि सुशांत पे जब फिल्म बनेगी तो उसमें कौन काम करेगा, इसलिए कि ये एग्जैक्टली पूरी फिल्म है ये। ओके। कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो था उसने स्टारडम हासिल किया, सब बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, और फिर अचानक ही डाइड, इंटरवल पे उनका देहांत हो गया। उसके बाद ट्विस्ट आया कहानी में कि जो दोस्त था वो दोस्त नहीं रहा, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो दोस्त नहीं निकली, प्रॉब्लम उसके साथ है, बहनें सारी अलग रहने लगीं, अम्मा अब्बा जो थे वो परेशान, प्लस मैनेजर ने खुदकुशी कर ली, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका मामला दूसरा है, पैसे बहुत सारे निकल रहे हैं, उसका कोई आगे पीछे पता नहीं है, प्लस ये कि उनकी फ़िल्में जो थी, कुछ कहने पैसे का प्रॉब्लम था, कुछ कहने बहुत पैसे थे, कुछ कहने कि फ़िल्में नहीं मिल रही थी, कुछ कहने बहुत फिल्में मिल रही थी। तो अभी कुछ समझ में नहीं। आज फैसला है रिया चक्रवर्ती वाला जो है। सबसे पहले तो ये बताएं, रिया चक्रवर्ती को जानते थे आप? हम नहीं जानते थे। एग्जैक्टली, मैं जानता था, मैंने 2 फिल्में देखी थी, बहुत ही बुरी फिल्में थी यहाँ सिनेमा में। हाँ, मगर कोई नहीं जानता था ना उनको, अब सब जानते हैं, अब ट्रेंड भी हो रही हैं वो, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह के लोग सर्च करें। तो ये एक देखें, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। मैं ना, मुझे ना फिर भी अब वो जैसे एक बात जहन में अटक जाती है ना, वो अटकी हुई है। ये जो बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड के, वो एक लड़के को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। पर्सनालिटी शानदार, एक्टिंग जानदार, जो रोल्स का सिलेक्शन था वो बेहतरीन था। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो खान्स को खान्स बना दें, जो हीरो को हीरो बना दें। क्या वो करण जौहर अपने लिए कहते हैं कि हीरो की कदर तो जौहर ही करता है,
जौहर हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये क्या क्या चल क्या रहा है? लेकिन देखिए ऐसा नहीं था कि नेपोटिज्म की वजह से कोई इनको वो, अगर नेपोटिज्म होती तो फिल्में ही ना मिलती ना, सीधी सी बात है। इतने साल हमने सुनील शेट्टी को बर्दाश्त किया है, सही है, मतलब वो एक्शन हीरो थे, उन्हें रोमांटिक कैसे उनका करवाया, उनसे हुआ, लोगों ने कराया, लोग पसंद करते थे, रोल्स की तरफ आ गए। हमने इतने सारे इंडियन एक्टर्स को हम लोगों ने देखा है, जैसे रजनीकांत है, कि रजनीकांत पाकिस्तान में होते तो शायद उनको कोई फिल्म में ना लेता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ काम मिलता उनको अगर पाकिस्तान में होते, नहीं मिलता ना, मगर वहाँ इतना बड़ा मुल्क है, डाइवर्स मुल्क है, सही है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तमिल तेलुगु सब कुछ है ना, तो वहाँ चलती हैं चीज़ें ऐसी, ठीक है। सुशांत का भी यही था, देखिए एक सिलेक्टेड वो जो थी उनकी टारगेट मार्केट थी जो उनको फॉलो करती थी ना, और वो उनको उनकी वजह से फिल्में भी मिलती थी, ऐसा नहीं था। नेपोटिज्म है, लेकिन नेपोटिज्म सिर्फ 2 फिल्मों तक होता है, उसके बाद अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपका काम चलता रहे। और वो स्टार्स के जो अभी तक प्लेकार्ड्स उठा रहे हैं, बुक्स उठा रहे हैं, सुशांत की पिक्चर्स उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ में ज्यादती हुई, हमें इसको देखना होगा। देखिए कोर्ट में केस है, आज फैसला है, एक वाली पिटीशन रिया चक्रवर्ती वाली का, तो आज फैसला है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि उस पर रिया से मुतालिक आई थिंक लेटेस्ट अपडेट ये थी कि कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया। देखिए उसने CBI और उनकी जितनी भी एजेंसीज वगैरह हैं वो सब उसमें लगी हुई हैं, वो सब देखिए, हर जगह पुलिस जो है वो हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं वो अलग होती है, और जो बिहाइंड द सीन होती है वो अलग होती है। वो एक्सपर्ट्स होते हैं, फोरेंसिक के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो टेक्निकल की भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पता है क्या है, और वो आपको पूरी चीज बताएंगे भी नहीं। क्यों बताएंगे भाई? वो जो कोर्ट में जो चीजें हो रही हैं, जो वो बता रहे हैं लॉयर्स से, वही हमको पता है, हमें नहीं पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इस वक्त। ये गुरुदत्त से लेकर और फिर सुशांत तक क्या वाकई ऐसे ही रहेगा जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ सामने नहीं आ पाएगा? बिल्कुल, बहुत आपको कुछ क्या बहुत पता गुरुदत्त पे तो कह रहे हैं ना कि वो अपनी बेगम से अलग हो गए थे, वहीदा रहमान से उनको अफेयर चल रहा था और नाकामी में, हमें क्या पता, उन्हें प्रेशर, पीयर प्रेशर हो सकता है कि फिल्में उनकी हिट नहीं हो रही थी, या फिल्मों में वो हीरो आ रहे थे, वो उनका काम समझने के और अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही थी। इतने एडवांस डायरेक्टर थे कि उनकी आज तक फिल्में समझ आना मुश्किल है। वो जो उनकी लाइटिंग थी, जो उनकी वो टेक्निक्स होती थी, ये सब हमें अब पता चल रहा है। 50 साल पहले सही, मनमोहन देसाई 2 फिल्में फ्लॉप हुई, इतना बड़ा डायरेक्टर क्या रेलिंग पे खड़े हुए तो नीचे गिर गए। दिव्या भारती लगातार हिट पे हिट और फिर नीचे गिर गई अपने गुस्से। तो ऐसा नहीं होता। रॉबिन विलियम्स आप देख लीजिए, रॉबिन विलियम्स का क्या हुआ, आपको किसी को पता था? उसका आखिरी साल जो था, जो उसने टीवी पे कमबैक किया था, वो इतना हैप्पी कैरेक्टर था कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वो डिप्रेशन में उनका डेथ हुई है। तो ये चीज़ें हैं, हमें नहीं पता होती हैं, हम दूसरों के बारे में, हमें सुशांत का पता ही नहीं है कुछ अभी। अगर आप देखें जो पढ़ा जा रहा है, जो लिखा हुआ आ रहा है, हमें सिर्फ वही पता है, या जो हम पढ़ रहे हैं इधर उधर ना, बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के सामने आएंगी। अभी तक यही 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो डिप्रेस्ड थे और दूसरे लोग कहते हैं वो इतने डिप्रेस्ड कैसे थे। ये यानी फिल्म के ट्विस्ट और ये वाली बहस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रॉपर फिल्म होगी, देखिए ये प्रॉपर फिल्म है, इतने ट्विस्ट, अब्बास मस्तान की फिल्म में ट्विस्ट होते थे, वही वाले आ रहे हैं, हीरो नहीं, विलन नहीं, दोस्त नहीं, भाई नहीं, अब्बा नहीं, अब्बा है ही नहीं, ये तो अब्बा ही नहीं है, तो चच्चा है, ये चच्चा भी नहीं है, अब्बा को उन्होंने मारा था, वो वाला सीन चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये सीक्वेंस भी अच्छा था जो आपने बताया। अच्छा चलिए मुझे ज़रा ये बताइए, कुछ एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ओपन हो रही है? ओह यस, जैसे कि एक सिनेमा कल ओपन हुआ मेरे भाई। चलिए हम उस टॉपिक से अपना अपने मुल्क के टॉपिक पे आ जाते हैं, उसके बाद तीसरे टॉपिक पर भी लेकर जाएंगे आपको। सिनेमा ओपन हुए, थोड़ा सा उससे मुतालिक बताइए। देखिए जो SOPs आए हैं ना, उसमें सिर्फ कार्टून दिखा सकते हैं सिनेमा के अंदर, मतलब 40 मिनट से 60 मिनट की फिल्म दिखाएं, कौन सी होती है 40 से, सिवाय उतरुगुल के और क्या दिखाएंगे आप? ठीक है, ये मतलब जिसने भी वो SOPs बनाया उसे पता ही नहीं है सिनेमा में क्या होता है। कारपेट उठा के फेंक दे, अरे कारपेट फेंकेंगे साउंड का असर पड़ेगा, पता ही नहीं है। ठीक है, मैं और आप सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है, दूर दूर बैठ के देखेंगे, दूर दूर भी नहीं भाई, दूर दूर तो फिर भी एक सीट छोड़ के ना, नहीं ना आगे ना पीछे ना इधर ना, तो कहाँ बैठेंगे भाई? वो आप नीचे बैठ जाए, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, मजा ही नहीं आएगा। नहीं, आप मास्क लगा के बैठेंगे, आप पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, नाचो सब गए, ठीक है, तो भाई घर पे ना बैठ के देख लें सिनेमा। ओके, और टिकट 800 रुपये, सही है, मैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सब्सक्रिप्शन ले लूँ, 800 में दोनों आ जाए मेरे आराम से। सही सही सही। तो एक ये प्रॉब्लम है। हाँ, निशात सिनेमा खुल गया, निशात अफोर्ड कर सकता है, देखिए उनका टिकट भी सस्ता है, 300-400 रुपये है ना, प्लस सीटें भी 800 हैं, तो 800 सीटों में से अगर 400 लोग भी बैठते हैं तो उनका तो पूरा हो गया ना। सही। मगर मल्टीप्लेक्सेस जो हैं उनका टिकट भी महंगा है और सीटिंग कैपेसिटी भी कम है। सही। एक्सेप्ट फॉर जो सिनेपैक्स के सिनेमाज हैं, क्योंकि उनकी कुछ में 50 और 80 लोग हैं ना, वो
मेंटेन कर लेंगे, लेकिन ये एक SOPs पे नजरसानी करनी पड़ेगी ठीक। और हुकूमत को बीच में कूदना पड़ेगा। अच्छा उमर भाई, फौरन से पढ़ते हैं कि टाइम बड़ा कम है। कल मैं और उमर भाई एक इवेंट पर गए थे, वो एक विश का इवेंट था, और हमारी मुलाकात किससे हुई? हमारी मुलाकात हुई थी अर्तुरुल से। अर्तुरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगिन अल्तिन दुजियतान से मुलाकात हुई थी, और 3 बच्चे टर्मिनली इल चिल्ड्रन, उनकी ख्वाहिश थी अर्तुरुल से मिलने की, वो ख्वाहिश पूरी हुई। उस तकरीब का अहवाल आपको दिखाते हैं। Welcome. We have all been dying. Yeah, thank you very much. I'm very happy for this love, actually. And now I'd like to invite the Turkish Honorary Consul General, His Excellency. Assalamu alaikum and very good afternoon. I know how the Pakistani people have a big heart for Turkish people here, because I am a part of it now. I would like to also thank our hero, Engin Bey, Engin Altan Tuziyatan. There are more children, like I said, who wish to meet you in person. May God give you good health, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरा नाम फिजा है, मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं, और मेक अ विश वालों ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। थैंक यू मेक अ विश। इस ड्रामे में जो आपकी एक्टिंग है वो बहुत रियल लगती है। It's amazing for me, of course. Thank you very much, Make a Wish, and thank you guys for watching us, and we have inspired you, and it's very, very important for us. Thank you very much for everything, and I hope we can see you one day. Thank you very much. अच्छा, और एंगिन अल्तान को जब कहा गया कि आपसे इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानी, इतना प्यार करते हैं, अगर आप पाकिस्तान आए और यहाँ आगे आप इंतखाबात लड़ें तो आपको बहुत वोट मिलेंगे। रिएक्शन था किरण, ही वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग, इट वाज अमेजिंग। और एक और बात करें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी, बल्कि आप भी उसको सेकंड करेंगे, वक्त की पाबंदी। वो सिर्फ एंगिन अल्तान की तरफ से हुई, वो वक्त पर आए और वक्त पर गए। उन्होंने कहा कि हैव टू गो बिकॉज उनकी अगली मीटिंग थी। हाउ गुड इज दैट? आप देखिए ना, कामयाब लोगों का यही तो चीज़ है। हमने क्या किया वहाँ पे, हमने 15-20 मिनट लेट स्टार्ट, क्योंकि हमारा 15-20 बहुत कम था। दैट इज द रीजन कि हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, वरना हम और भी बातें करते हैं, और भी बात पूछते। एग्जैक्टली। एक कमेंट इसके ऊपर भी ना, ये कोरोना के बाद में हमको लग रहा था कि हम ना बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, हमने बहुत सारे मामलात पे ना एक फॉर्मेट बना लिया है, थोड़ी जिद्दत आ गई है। आपको इस तकरीब में शिरकत के बाद ऐसा लगा? क्योंकि यहाँ पर तो समाओ कुछ जिद्दत थी भी कि आप उनको ले रहे हैं फेसबुक आपको पे, आप कर सकते हैं जो है कंट्रोल, आप हाथ में ग्लव्स पहने या फिर आप खुद सैनिटाइज करते हैं थोड़ी देर बाद, या मास्क लगाएं। तो यही है। मुझे तो कराची में लगी ना शायद कोरोना है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तो जो हालात चल रहे हैं, बाहर आप निकलें तो कोरोना से तो हम जीत चुके हैं। बट एनीवेज इट वाज वेरी गुड। अदरवाइज की जो बच्चे थे उनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी अर्तुरुल से मुलाकात करने की। कोशिश करेंगे दोबारा मुलाकात करें, वैसे उन्होंने कहा है ही इज कमिंग टू पाकिस्तान वेरी सून। एनीवेज वी आर कमिंग बैक सून टुमारो। We'll be right back tomorrow. आपसे करेंगे जी हम अल्लाह करते हैं कल मुलाकात। बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं एहतियात के साथ, मास्क पहन के फिर जाइएगा। अल्लाह हाफिज।